के नीचे से निकला। इसके कई पंजे अचानक बुनुल को पकड़ लिया। भाड़ में जाओ। 1 मीटर से ज्यादा लंबे जीव को देखकर बुनुल चौंक गया और वहां से भागना चाहा। हालांकि उसकी कोशिशों का कोई खास असर नहीं हुआ और वो उस जीव के पंजे से बच नहीं सका। नरक में जाओ तुम जानवर। इस समय एक तरफ खड़े मार्कस ने अपनी पिस्तौल निकाल ली है, क्योंकि यह एक मृद्यान है। आसमानी खतरे के अलावा बाकी जगहें बेहद सुरक्षित है। इसके अलावा दोनों लोग नखलिस्तान से बहुत दूर नहीं होंगे, इसलिए जब वे बाहर निकलते हैं तो बहुत ज्यादा हथियार नहीं लाते। केवल मार्कस ही आदतन पिस्तौल लाता है। इस समय ये पिस्तौल भी दोनों की सबसे बड़ी निर्भरता बन गई। एनबीएसपी छोटा, कम अद्यतन और तेज विज्ञापन बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 916 खतरा अभी भी मौजूद है। स्पर्श ध्वनि के साथ मार्कस ने अपनी बंदूक चलाई, क्योंकि मार्कस इस समय जीव के बहुत करीब था। इसके अलावा जीव का आकार बहुत बड़ा था और मार्कस की शूटिंग का तरीका भी बहुत सटीक था, इसलिए उन्होंने शॉट मिस नहीं किया। गोली लगने के बाद भी राक्षस नहीं मरा। इसके बजाय कार्रवाई और अधिक हिंसक हो गई। ऐसा जान पड़ता था कि वो बुनुल को जीवित चिमटे से मार डालना चाहता था। जब मार्कस ने देखा कि उसकी बंदूक से राक्षस नहीं मारा गया तो उसने गोली चलाना जारी रखा। जल्द ही उसकी बंदूक की सभी गोलियां खत्म हो गईं। इस समय राक्षस मरा नहीं था, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हो गया था और बुनुल की स्थिति भी अच्छी नहीं है। राक्षस के हमले में वो कई जगहों पर घायल हो गया है, खासकर उसका बायां हाथ, जो बेहद दुखद है। मार्कस ने ये देखा, पिस्तौल फेंक दी, अभी अभी फावड़ा उठाया और राक्षस का हताशापूर्वक स्वागत किया, विशेष रूप से उन स्थानों पर जो उसकी बंदूक से घायल हुए थे, जो उसकी मुख्य देखभाल वस्तु थी। आखिरकार मार्कस के पागल हमले के तहत राक्षस ने बुनुल को जाने दिया और रेत के नीचे भागना चाहता था। हालांकि इस समय नखलिस्तान में गोलियों की आवाज सुनने वाले लोग बाहर निकल आए थे। गोलीबारी के बाद अंततः राक्षस मारा गया। उसके बाद लोगों ने उस राक्षस को खींच लिया जिसका आधे से अधिक शरीर रेत में था। बहुत अधिक शॉट्स के कारण इसके शरीर की सतह अस्त व्यस्त हो गई थी। हालांकि गहरे रंग की सतह ने अपना मजबूत बचाव दिखाया। नहीं, ऐसा लगता है कि यहाँ ज़ोंबी वायरस से संक्रमित अधिक से अधिक जीव है। जाहिर सी बात है कि उसके सामने जो प्राणी है वो कोई साधारण प्राणी नहीं है। साधारण प्राणी इतनी बार गोली लगने के बावजूद बच नहीं सकते। मार्कस ने भी जोर से सिर हिलाया। पहले उन्हें लगता था कि ये जगह काफी सुरक्षित है। परिणाम स्वरूप ज़ोंबी वायरस से संक्रमित एक गिद्ध था और अब एक और प्राणी है। जाहिर है ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। ज़ोंबी वायरस से अधिक जीव संक्रमित होंगे और ज़ोंबी वायरस से संक्रमित होने के बाद इन प्राणियों में बदलाव आना बहुत मुश्किल होगा। आइए पहले वापस चलें, पहले अपनी चोट का इलाज करें और मामले की रिपोर्ट यहाँ करें, मार्कस ने कहा। इस समय इस मृद्यान में सर्वोच्च नेता उस सेना का नेता होता है। वो मूल रूप से अपनी सेना और उन वैज्ञानिकों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन अब उनके पास अधिक लोगों की जिम्मेदारी है। बुनुल ने थोड़ा बदसूरत से हिलाया, जिनमें से एक उसकी अपनी स्थिति के कारण था। वो जानता था कि उसकी स्थिति बहुत खराब है। अगर अभी उस अजीब प्राणी में ज़ोंबी वायरस होता तो शायद वो संक्रमित हो गया होता। वहीं यहाँ का बदतर माहौल उन्हें काफी भारी महसूस कराता है। आखिरकार वो यहाँ आने वाले लोगों का पहला समूह भी है। ये देखकर कि इस जगह पर ज़ोंबी का कब्जा होने वाला है, उसका मूड अच्छा नहीं होगा। हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि वे वैज्ञानिक जितनी जल्दी हो सके ज़ोंबी वायरस के खिलाफ एक दवा विकसित कर सके, बुनुल ने मन ही मन सोचा। उसके बाद मार्कस और अन्य लोगों द्वारा बुनुल को शिविर में मदद की गई। जहां तक उस सुपर बीच की बात है, जिसे दुनिया में सनसनी फैला देनी चाहिए थी, उसे रेगिस्तान में छोड़ दिया गया और किसी को इसकी परवाह नहीं थी। जब सब लोग चले गए तो जिस स्थान पर मार्कस और बुनुल थे वहां हवा में रेत उड़ रही थी। हवा में उड़ती रेत ने जल्द ही सुपर बीजों से भरे कपड़े के थैले को दफन कर दिया और थैला अब रेगिस्तान में दिखाई नहीं दे रहा था। अदृश्य रेत के नीचे दबे हुए कपड़े के थैले में प्रकाश की एक चमक है। उसके बाद वैज्ञानिक समुदाय की महत्वपूर्ण खोजों से संबंधित सुपर बीज गायब हो जाते हैं और कोई नहीं बचता है। इसके बजाय पृथ्वी पर कुछ सामान्य बीज जैसे कि सेब कोर, नाशपाती कोर आदि उसके बाद यहाँ है। ये जल्दी से सूख गया था। उसके बाद रेत में कभी भी पहला दिन नहीं होगा। मार्कस और ब्यूनस जो खबर वापस लाए उससे भी शिविर में दंगा हो गया। हर कोई समझ गया कि ज़ोंबी अभी भी उनसे पूरी तरह से दूर नहीं है, बल्कि उनके और भी करीब है। शिविर में पहले का सुकून और शांतिपूर्ण माहौल गायब हो गया। जहां तक उन वैज्ञानिकों का सवाल है जिन्होंने ये खबर जान ली है, उन्होंने भी अपने शोध में तेजी ला दी है। वे सब समझते हैं कि उनके लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। हुआन फैंग और जेन शुआई के अलग होने के बाद वे सीधे अपने गोदाम में चले गए। गोदाम में उसके पास अभी भी कुछ तलवारें थी जिनकी डिलीवरी नहीं हुई थी। बाद में उसने उन्हें निंग वुशुंग और अली को कांसे और चांदी की तलवारों के साथ दे दिया, जो उसने खुद बनाई थी, और उनसे उन्हें बेचने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने उनसे इन तलवारों को बेचने के लिए भी कहा। उनके लिए तलवार का पूरा उपयोग करना असामान्य है। मैंने निंग वुशुंग और अली को भेज दिया। हुआन फैंग ने बुद्धिमान रोबोट को बुलाया। जैसे ही वो उससे मिला, हुआन फैंग ने पूछा, मैंने तुम्हें पहले क्या बताया था, तुम कैसे हो? हुआन फैंग ने उन्हें अच्छे गाने और पटकथा खरीदने का ऑर्डर दिया है। ये वस्तुएं अन्य भौतिक वस्तुओं से भिन्न है। जब तक आप उन सभी का पाठ कर सकते हैं, उन्हें वास्तविकता में लाया जा सकता है। ये भी स्टोरेज बॉक्स में एक खामी है। बॉस, इस अवधि में मैंने दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले सभी शीर्ष 10 गाने लिखे हैं। इसके अलावा मैंने बॉक्स ऑफिस पर सभी शीर्ष 10 स्क्रिप्ट खरीदी है और मैंने उन्हें रिकॉर्ड भी किया है। मैंने सभी शीर्ष 10 टीवी नाटक भी याद है। बॉस, आप कौन सा सुनना चाहते हैं? रोबोट ने कहा। हुआन फैंग को उम्मीद नहीं थी कि इस रोबोट की दक्षता अभी भी बहुत अधिक है। इतने कम समय में उन्होंने ये सारी चीजें हासिल कर ली और उन्हें याद कर लिया। इसके बारे में सोचने के बाद हुआन फैंग ने कहा, आपको पहले एक पटकथा सुनानी चाहिए। हुआन फैंग के लिए कोई रास्ता नहीं है। इस समय उसे याद आया कि वो कर्मचारियों को समझ नहीं पा रहा था। भले ही रोबोट उसके लिए गाए, लेकिन वो इसे पुनर्स्थापित करने के लिए वास्तविकता में वापस नहीं लौट सका। इसलिए उन्हें सबसे पहले स्क्रिप्ट ही याद हो सकी।
सौभाग्य से हुआन फैंग को प्रथम श्रेणी की स्थिति में अपग्रेड करने के बाद, हालांकि वो अभी भी इसे याद नहीं कर सका, फिर भी उसे याद आया कि मेमोरी पावर में बहुत सुधार हुआ है। जब तक आप इसे कई बार सुनते हैं, आपके लिए इसे याद रखना बहुत कठिन नहीं है। एक स्क्रिप्ट के लिए सैकड़ों हजारों शब्द होते हैं। हुआन फैंग को लगता है कि वो इसे अभी भी याद रख सकते हैं। ठीक है बॉस। हुआन फैंग के आदेश के लिए रोबोट थोड़ी सी भी अवज्ञा नहीं करेगा। फिर उन्होंने एक स्क्रिप्ट चुननी शुरू की और उसे हुआन फैंग को सुनाना शुरू किया। वी चैट कोड सार्वजनिक नंबर मरी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 917 बहुत ज्यादा है। हुआन फैंग की याददाश्त वाकई बहुत अच्छी है। बुद्धिमान रोबोट ने केवल 2 बार स्क्रिप्ट पढ़ी और हुआन फैंग ने उन सभी को याद कर लिया है। फिर उसने रोबोट को स्क्रिप्ट दोबारा सुनाई और उसके सही होने की पुष्टि करने के बाद रोबोट को जाने दिया। जब वो गोदाम से बाहर आया तब भी जल्दी नहीं थी और जेन शुआई की ओर से खबर थी। इस आदमी के पास वास्तव में कंपनी शुरू करने के कुछ तरीके हैं। उन्होंने इसे लगभग पूरा कर लिया है। इन 2 दिनों में वो औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा उसे निम्नलिखित चीजों को स्वयं चलाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें देखा जा सकता है कि उसके कुछ संपर्क है। उसके बाद जेन शुआई को जो करना है वो नई कंपनी के लिए एक कार्यालय ढूंढना है। इस लिहाज से उनके परिचित भी हैं, उसके दोस्त हैं और वो घर पर रियल एस्टेट विकसित करता है। उसके हाथे के नीचे किराए के लिए एक कार्यालय भवन है। जेन शुआई ने दूसरे पक्ष के साथ नियुक्ति की है। वो कल घटनास्थल पर जाएंगे। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो पहले वो इस पर हस्ताक्षर करेंगे। हुआन फैंग जेन शुआई की मामलों को संभालने की क्षमता से बहुत संतुष्ट है। ये लड़का न केवल भावुक है बल्कि कुशल भी है। शुरुआती दौर में उन्होंने लगभग सारा काम कर लिया है। पिछले 2 लोगों की चर्चा के अनुसार जेन शुआई प्रारंभिक चरण में काम और बाद के चरण में संचालन के लिए जिम्मेदार है। हुआन फैंग लेखकों और संगीतकारों को खोजने के लिए जिम्मेदार है। उन 2 लोगों के लिए हुआन फैंग दाव चिंता न करें, वो इसे स्वयं कर सकता है। हालांकि उसने इसे अन्य स्थान से उधार लिया था। हालांकि वे चीजें वास्तविकता में नहीं है, इसलिए उन्हें हुआन फैंग की मूल कृतियां माना जा सकता है। जब हुआन फैंग और जेन शुआई नई कंपनी में व्यस्त है तो ली बिंगयू मुसीबत में है। बिंगयुन, वे वास्तव में बहुत दूर जा रहे हैं। संगीत कार्यक्रम के बाद आप थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। परिणामस्वरूप स्क्रिप्ट सौंप दी गई है और उन्होंने इसे चुनने में आपकी मदद की है। शाम को ली बिंगयू के सहायक ने ली बिंगयू को हाथ में स्क्रिप्ट का ढेर लिए हुए पाया और उसका चेहरा नाखुशी से भरा था। ठीक है, नाराज मत होइए, यह अपेक्षित भी है। मेरा अनुबंध समाप्त होने वाला है और मैं इसे नवीनीकृत नहीं करने जा रहा हूँ। वे मुझे इस समय आराम नहीं करने देंगे और मुझे काम जारी रखने देंगे, यह निश्चित है। ली बिंगयुन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सहायक से स्क्रिप्ट ली। वो कंपनी की व्यवस्था से बहुत आश्चर्यचकित नहीं थी। पहले कंपनी उसे पैसे कमाने के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करती थी। अब उन्होंने साफ कर दिया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर कंपनी छोड़ना चाहती है, इसलिए कंपनी पैसा कमाने का आखिरी मौका हाथ से नहीं जाने देगी। आप बहुत दयालु हैं। मैंने आपको लंबे समय से इस कंपनी को छोड़ने की सलाह दी थी। आपको मेरी बात सुननी होगी। अब आप छोड़ना चाहते हैं। परिणामस्वरूप आप एक नई कंपनी में जाने के लिए तैयार हैं। एक ऐसी कंपनी जो अभी तक आधिकारिक तौर पर स्थापित नहीं किया गया है। क्या आप अपने लिए चुनौतियां जोड़ रहे हैं? ली बिंगयू के सहायक स्पष्ट रूप से हुआन फैंग की कंपनी में शामिल होने के लिए बिंगयू के फैसले को स्वीकार नहीं कर सकते हैं और अभी भी ली बिंगयू के विचार को बदलना चाहते हैं। जैसे ही ली बिंगयू ने स्क्रिप्ट पढ़ी, उन्होंने कहा, हुआन फैंग मेरा दोस्त है, उसे अब मेरी मदद की जरूरत है। मैं उसे कैसे अनदेखा कर सकता हूँ? इसलिए मैंने कहा कि आपका दिल बहुत दयालु है। ली बिंगयून के सहायक ने आह भरी। ली बिंगयून ने सहायक के सवालों का जवाब नहीं दिया। उसने जो तय कर लिया था उसे बदलना नहीं चाहती थी। अब वो कंपनी को एक और फिल्म बनाने में मदद करना चाहती है। उसके बाद वो अनुबंध को शांतिपूर्वक समाप्त कर देगी, यहाँ से चली जाएगी और हुआन फैंग की मदद करेगी। हालांकि ली बिंगयून जल्द ही रुक गए। भौहें चढ़ गई और उनके चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा। बर्फ के बादलों का क्या मामला है? क्या कुछ गड़बड़ है? ली बिंगयू के सहायक ने जल्दी से पूछा। ली बिंगयून के हाव भाव देखकर उसे लगा कि चीजें गलत लग रही है। आखिरकार वो अभी भी ली बिंगयून को अच्छी तरह से जानती थी। सामान्य तौर पर ली बिंगयून की ऐसी कोई अभिव्यक्ति नहीं होगी। वे बहुत ज्यादा है, ली बिंगयून ने गुस्से में कहा। उसके बाद उन्होंने स्क्रिप्ट को मेज के ऊपर पटक दिया। क्या बात क्या बात? ली बिंगयू की सहायक ने स्क्रिप्ट उठाई और पूछा। जाहिर है वो ये भी समझती थी कि ली बिंगयू का गुस्सा स्क्रिप्ट से संबंधित होना चाहिए। बहुत समय पहले मैंने कंपनी के साथ किसिंग सीन और बैड सीन न बनाने का समझौता किया था। नतीजतन इस बार उन्होंने मुझे जो स्क्रिप्ट दी उसमें न केवल किसिंग सीन थे बल्कि बड़ी संख्या में बैड सीन भी थे। ली बिंगयून ने कहा। उनका चेहरा अभी भी गुस्से में है। ये बहुत ज्यादा है, वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? ली बिंगयून के सहायक ने इस समय स्क्रिप्ट में चुंबन और बिस्तर नाटक भी पाया। आखिरकार स्क्रिप्ट में कई चुंबन और बिस्तर नाटक हैं जिन्हें ढूंढना आसान है। मैं आपको बताऊंगा कि वे आपको इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं। मैनेजर ली और निर्देशक यान बहुत क्रूर थे। मैं उनकी चालों से चिंतित हूँ। अप्रत्याशित रूप से वे यहाँ इंतजार कर रहे हैं, ली बिंगयून के सहायक ने कहा। मैनेजर ली और निर्देशक यान, चाहे ली बिंगयून हो या उनके सहायक, एक दूसरे से परिचित हैं। इससे पहले ली बिंगयू के साथ उनकी कड़ी बातचीत हुई थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दूसरा क्या करेगा। अब वे जानते हैं कि वे इस तरह से ली बिंगयू से बदला लेना चाहते थे। ली बिंगयू को हार मान लेनी चाहिए। ली बिंगयू और यान पर्यवेक्षक दोनों समझते हैं कि यह प्रबंधक ली और निर्देशक यान का इरादा होना चाहिए। यदि ली बिंगयून अब झुक जाते हैं तो स्क्रिप्ट को फिल्माने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि वो अनुबंध समाप्त करने के लिए दृढ़ है तो स्क्रिप्ट दोनों के लिए उससे निपटने का साधन होगी। चाहे कुछ भी हो, मैं स्क्रिप्ट की शूटिंग नहीं करूंगा और मैं नवीनीकरण अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा, ली बिंगयू ने निश्चित रूप से कहा। हालांकि ली बिंगयू दिखने में कमजोर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें धमकाना आसान है। उसमें घमंड की कमी नहीं है, लेकिन वो उसके दिल में दबा हुआ है।
इसके अलावा वो चीजों से डरती नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। क्या वो ऐसी मनोरंजन कंपनी से डरती है? ठीक है, मैं अभी उन्हें फोन करूंगा और कहूंगा कि हम गोली नहीं चलाएंगे। ली बिंग्यू के सहायक ने कहा कि भले ही ली बिंग्यू ऐसी स्क्रिप्ट को शूट करने के इच्छुक हो, लेकिन वो ली बिंग्यू को इसे शूट नहीं करने देने की हिम्मत करती है, अन्यथा ली बिंग्यू उनका परिवार उसे जाने नहीं देगा। यदि वे सहमत नहीं है तो हम सीधे अनुबंध को समाप्त हर जाने के साथ समाप्त कर देंगे, ली बिंग्यून ने कहा। ली बिंग्यू के सहायक ने सिर हिलाया। हालांकि उन्हें बहुत सारा पैसा खोना होगा, लेकिन ली बिंग्यू ने पैसा कमाने के लिए मनोरंजन क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया। वो पैसे को महत्व नहीं देती थी, इसलिए मुझे डर है कि कंपनी की इच्छाधारी सोच विफल हो जाएगी। ली बिंग्यू अनुबंध समाप्त करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करने को तैयार है और इस फिल्म को बनाने नहीं जाएंगे। उसके बाद ली बिंग्यू के सहायक ने मामले के प्रभारी यान पर्यवेक्षक को ली बिंग्यू के विचार बताने के लिए बुलाया। हालांकि यान पर्यवेक्षक के रवैये ने ली बिंग्यू के सहायक को आश्चर्यचकित कर दिया। दूसरे पक्ष ने अप्रत्याशित रूप से कहा कि चर्चा करना आसान था। आज शाम उन्होंने ली बिंग्यून और उनके दोनों को एक साथ रात्रिभोज करने और स्क्रिप्ट और अनुबंध रद्द करने पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया। वीचैट खोज सार्वजनिक नंबर मडी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 918 निदेशक यान के साथ चर्चा। मुझे अजीब कैसा लग रहा है, ली बिंग्यून के सहायक ने फोन रख दिया और कहा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, निर्देशक यान कब बात करने में इतने अच्छे होते हैं। ली बिंग्यू को भी कुछ संदेह है। आज दिन में प्रबंधक ली कंपनी के मुख्यालय में लौट आए हैं और निदेशक यान को नहीं पता कि वो वापस क्यों नहीं गए, लेकिन अब उन्होंने ली बिंग्यू के साथ स्क्रिप्ट और समाप्ति पर चर्चा करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे ली बिंग्यू को आश्चर्य हुआ और उसका सहायक। निर्देशक यांग और ली बिंग्यून दोनों एक दूसरे को जानते हैं, जो एक अच्छा इंसान या अच्छा वक्ता नहीं है। अब ली बिंग्यू ने पहले अनुबंध समाप्त करने का प्रस्ताव रखा और कंपनी की स्क्रिप्ट शूट करने से इनकार कर दिया। वह नाराज नहीं थे और उन्होंने कहा कि चीजों पर चर्चा करना आसान है, जिससे ली बिंग्यू बहुत भ्रमित हो गए। क्या आप उस रात डिनर पर गए थे? ली बिंग्यून के सहायक से पूछा। ली बिंग्यून ने कहा, यदि आप मेरे साथ जाते हैं तो मैं देखना चाहूंगा कि वो क्या कर रहा है। इसके अलावा निर्देशक यांग आमतौर पर कलाकार अनुबंध के लिए जिम्मेदार होते हैं। यदि मैं अनुबंध समाप्त करना चाहता हूं तो मुझे उनके साथ बातचीत करनी होगी। ली बिंग्यू के सहायक ने सिर हिलाया और ली बिंग्यू से सहमति व्यक्त की। देर सवेर उन्हें निर्देशक यान से बात करनी होगी। अब ली बिंग्यून जल्द से जल्द कंपनी छोड़ने के लिए उत्सुक हैं, इसलिए पहले की तुलना में बाद में बात करना बेहतर है। हालांकि निदेशक यांग अंतिम निर्णय नहीं ले सकते, आखिरकार वो कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी का मतलब क्या है। लेकिन निर्देशक यान, जिन्होंने दूसरी तरफ से फोन रख दिया, ने उपहास दिखाया। ली बिंग्यून ने नए स्क्रिप्ट को अस्वीकार कर दिया, जो उनकी अपेक्षा से परे नहीं थी। हालांकि वो जानता था कि ली बिंग्यू मना कर देगा, फिर भी उसने शाम को बातचीत के लिए ली बिंग्यू को स्क्रिप्ट दी। मेरा मानना है कि स्क्रिप्ट के साथ ली बिंग्यून के लिए कंपनी छोड़ना और भी जरूरी हो जाएगा। आप खुद से बातचीत करने से इनकार नहीं करेंगे। और ये तथ्य ये भी साबित करता है कि निर्देशक यान का अनुमान गलत नहीं है। ली बिंग्यून वास्तव में शाम को उनके साथ स्क्रिप्ट और समाप्ति के बारे में बात करने के लिए सहमत हुए। ली बिंग्यू, मैं देखूंगा कि इस बार तुम मेरी हथेली से कैसे भाग सकती हो, यान पर्यवेक्षक यूनेन ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे कि उसने ली बिंग्यू को अकेले बिस्तर पर जाते देखा हो, और उसके चेहरे पर मुस्कान अधिक शानदार थी। जब ली बिंग्यून और उनके सहायक निर्देशक यान के साथ अपॉइंटमेंट लेने जा रहे थे, हुआंग फैंग का फोन आया। बिंग्यू, क्या आपके पास रात को समय है? मैं आपको रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहता हूँ, हुआंग फैंग ने फोन पर कहा। आज रात मुझे कुछ करना है। ली बिंग्यून ये सुनकर बहुत खुश हुई कि हुआंग फैंग उसे रात के खाने पर आमंत्रित करने जा रहा है। हालांकि उन्होंने आज शाम निदेशक यान के साथ एक नियुक्ति की है। वो कंपनी को जल्दी छोड़ना भी चाहती है, इसलिए उसे बातचीत जल्दी शुरू होने की उम्मीद है। शायद हुआंग फैंग की गलतफहमी या गुस्से के डर से ली बिंग्यून ने कहा, नियुक्ति की समाप्ति पर चर्चा करने के लिए आज रात मेरी कंपनी के नेताओं के साथ एक नियुक्ति है और मैं जल्द ही काम से बाहर हो जाऊंगा। उस समय आपका नया कंपनी मुझे नहीं चाहेगी। समाप्त। हुआंग फैंग थोड़ा स्तब्ध है। वो ली बिंग्यून को फोन करता है और उसे शाम को खाना खाने के लिए कहता है। वो सिर्फ इस बारे में बात करना चाहता है कि उसे अपनी कंपनी में कैसे शामिल होने दिया जाए। हुआंग फैंग से पहले वो अभी भी सोचता है कि किस तरह की शर्तों की पेशकश की जाए। ली बिंग्यू सहमत होंगे। अप्रत्याशित रूप से उनके शब्दों को अभी तक निर्यात नहीं किया गया है। परिणाम स्वरूप ली बिंग्यू पहले अपना अनुबंध समाप्त करेंगे और अपनी नई कंपनी में शामिल होने के लिए तैयार होंगे। हाँ, मेरा अनुबंध समाप्त होने वाला है, लेकिन कंपनी मुझे जाने नहीं देना चाहती, इसलिए मैं आज रात उनसे बात करने जा रहा हूँ। जहां तक हुआंग फैंग का सवाल है, ली बिंग्यू ने इसे नहीं छिपाया। ली बिंग्यू की कंपनी ली बिंग्यू को जाने नहीं देना चाहती। हुआंग फैंग बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं है। आखिरकार चाहे वो कोई भी कंपनी हो, ऐसी नकदी गायों से आसानी से जाने देने को तैयार नहीं है, जिसकी कल्पना भी की जा सकती है। क्या कोई परेशानी है? हुआंग फैंग ने पूछा। वो जानता था कि ली बिंग्यू की कंपनी उसे आसानी से जाने नहीं देगी, इस डर से कि वे उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर देंगी। ये ठीक होना चाहिए। ली बिंग्यू कहना चाहती थी कि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले निर्देशक यान के असामान्य व्यवहार ने उन्हें एक तरह की बेवजह चिंता में डाल दिया। हुआंग फैंग ने भी ली बिंग्यू की झिझक सुनी और कहा, आप कहाँ खा रहे हैं? मैं आपके पास जाऊंगा, चिंता मत करें। मैं आपकी चर्चा में बाधा नहीं डालूंगा, बस बाहर इंतजार करें। जब आपकी चर्चा खत्म हो जाएगी तो मैं आमंत्रित करूंगा। तुम्हें नाश्ता करना होगा। ली बिंग्यून भी यह सुनकर बहुत खुश है कि हुआंग फैंग आ रहे हैं। न केवल वो हुआंग फैंग के साथ रात का नाश्ता कर सकता है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हुआंग फैंग के साथ ली बिंग्यून को भी लगता है कि वो बहुत सुरक्षित रहेगा। हमें राज्य अतिथि होटल में अपॉइंटमेंट मिली है, ली बिंग्यून ने कहा। राज्य अतिथि होटल? यह मुझसे ज्यादा दूर नहीं है, मैं 1 मिनट में वहां पहुंचूंगा, हुआंग फैंग ने कहा।
कुआ, ली बिंग्यू ने मधुर उत्तर दिया। हुआंग फैंग उसकी बहुत परवाह करता था, जिससे वो खुश थी। क्या ये फिर से हुआंग फैंग का फोन है? ली बिंग्यून के सहायक ने ली बिंग्यून को मुस्कुराते हुए फोन काटते देखा और पूछा। ठीक है, हुआंग फैंग मुझे रात्रि भोज पर आमंत्रित करना चाहता है, ली बिंग्यून ने कहा। वो शायद अपनी कंपनी में शामिल होने के बारे में आपसे बात करना चाहता है। हम नेवला इतना दयालु नहीं है कि नए साल की पूर्व संध्या पर मुर्गियों को पैसे दे सके। ली बिंग्यून के सहायक स्पष्ट रूप से हुआंग फैंग से असंतुष्ट है। उनकी राय में हुआंग फैंग की कंपनी कम संसाधनों वाली एक नई कंपनी है। अब वो ली बिंग्यू को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है। इससे ली बिंग्यू की मदद नहीं हो रही है, बल्कि उसे नुकसान हो रहा है। इसलिए हुआंग फैंग के बारे में उनकी धारणा अच्छी नहीं है। ठीक है सिस्टर ली, हुआंग फैंग के बारे में ऐसा मत कहो, उसके कोई बुरे विचार नहीं है, ली बिंग्यू ने कहा। अपने दिल में हुआंग फैंग लगभग एक पूर्ण व्यक्ति है। मैं दूसरों को ये कहते हुए कैसे सुनना चाह सकता हूँ कि हुआंग फैंग नहीं है। ली बिंग्यू ने जो कहा उसे देखकर ली बिंग्यू के सहायक ने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। वो ली बिंग्यू को जानती है। यदि वो बात करना जारी रखती है तो ली बिंग्यून वास्तव में क्रोधित हो सकती है। हुआंग फैंग राष्ट्रीय अतिथि होटल के नजदीक नहीं है, लेकिन उनकी कार बिल्कुल धीमी नहीं है, इसलिए वहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता है। जब ली बिंग्यू और उनके सहायक होटल पहुंचे तो हुआंग फैंग आ चुके थे। चलो पहले खाना खा लेते हैं, मैं यहीं रहूंगा, खाना खाने के बाद साथ चलते हैं, हुआंग फैंग ने ली बिंग्यू से कहा। कुआ, ली बिंग्यू ने उत्तर दिया और फिर वो अपने सहायक को निजी कमरे में ले गया, जबकि हुआंग फैंग ने खुद 2 व्यंजन ऑर्डर किए, खाया और ली बिंग्यू के खत्म होने का इंतजार किया। तुम यहाँ हो बिंग्यू, अंदर आओ। जब ली बिंग्यून और उनके सहायक कमरे में पहुंचे तो निर्देशक यांग पहले ही आ चुके थे। ली बिंग्यू को देखने के बाद वो मुस्कुरा रहा था और जल्दी से उनका अंदर स्वागत किया। निर्देशक यांग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। हालांकि उसने कंपनी छोड़ने का फैसला किया है, वास्तव में ली बिंग्यून कंपनी के साथ बहुत सख्त होने को तैयार नहीं है, इसलिए वो मूल कंपनी के लोगों के प्रति बहुत विनम्र है, यहाँ तक कि निर्देशक यांग के प्रति भी, जो उसके दिल में बहुत परेशान है। एक ही है वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मरी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 919 खाना और बात करना। बहुत देर हो गई, मैं अभी आया। निर्देशक यान को ली बिंग्यू के शब्दों में अलगाव के अर्थ का एहसास नहीं है। उनके चेहरे पर अब भी मुस्कान है। गर्मजोशी भरी उपस्थिति ली बिंग्यून को थोड़ा परेशान महसूस कराती है। वो इस बारे में भी सोचता है कि क्या उसने पहले अधिक सोचा था। निर्देशक यान का रवैया बहुत अच्छा है। मुझे नहीं पता कि आपको क्या खाना पसंद है, इसलिए मैंने पहले कुछ ऑर्डर किया और फिर आपने उन्हें ऑर्डर किया। यान पर्यवेक्षक ने ली बिंग्यू को मेनू सौंपा और कहा, आइए हम जो चाहे खा ले। ली बिंग्यून ने मेनू अपने हाथ में ले लिया, लापरवाही से 2 व्यंजनों का ऑर्डर दिया और मेनू को सहायक को सौंप दिया। उसका सहायक भी लापरवाही से 2 व्यंजन ऑर्डर करता है। वे आज चीजों के बारे में बात करने के लिए यहाँ है, खाने पीने के लिए नहीं। मेरे द्वारा ऐसा कैसे किया जा सकता है? अंत में निर्देशक यांग ने फिर से मेनू संभाला और कहा, मुझे आपके यहाँ आने का उद्देश्य पता है। हालांकि हमें इस मामले पर बात करने और चावल खाने की जरूरत है। यहाँ का अनानास सूप अच्छा है, ये उनका सिग्नेचर डिश है। ऐसा कहा जाता है इसमें सौंदर्यीकरण और सौंदर्यीकरण का प्रभाव है। ये 2 सुंदरियों के लिए सर्वोत्तम है। इसके बाद निर्देशक यांग ने कई और व्यंजनों का ऑर्डर दिया, विशेष रूप से यहाँ के सिग्नेचर व्यंजन। उसके बाद उसने मेनू नीचे रखा और ली बिंग्यू से कहा, आप क्या पीना चाहते हैं? अब और नहीं। ली बिंग्यू और उनके सहायक ने कहा कि वे कंपनी में निर्देशक यान के विभिन्न घोटालों को नहीं भूले हैं, इसलिए वे उनके सामने कुछ भी पीने, यहाँ तक कि शराब पीने की भी हिम्मत नहीं करते हैं। कोई बात नहीं। निर्देशक यान ने 2 लोगों के साथ जबरदस्ती नहीं की, बल्कि खुद के लिए रेड वाइन की 1 बोतल का ऑर्डर दिया। जब वेटर भोजन तैयार करने गया तो निर्देशक यान ने ली बिंग्यू की ओर देखा और कहा, मैंने सुना है कि बिंग्यू नई स्क्रिप्ट से संतुष्ट नहीं है। कुआ, ली बिंग्यू ने इससे इनकार नहीं किया और कहा, निर्देशक यान जानते हैं, शुरुआत में मैंने कंपनी के साथ एक समझौता किया था। मैंने किसिंग और बैड प्ले की स्क्रिप्ट शूट नहीं की। मुझे नहीं पता कि कंपनी मदद क्यों करेगी। इस बार मैं स्क्रिप्ट चुनूंगा। कंपनियों को भी एक समस्या है, निर्देशक यांग ने उदास चेहरे के साथ कहा। बिंग्यू, मैं आपके और कंपनी के बीच हुए समझौते के बारे में भी जानता हूँ। हालांकि ये स्क्रिप्ट कंपनी को शकल के एक बड़े आदमी द्वारा सौंपी गई है। कंपनी इसे आपका नाम देकर बनाना चाहती है, हालांकि ये दिल से खिलाफ है। आप ये भी जानते हैं कि शकल में कई चीजें हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं। इस तरह यदि आप बिस्तर में खेलना चाहते हैं तो जब हम एक डबल पाते हैं, अगर हम चुंबन करते हैं। बिंग्यू, यदि आपको कुछ नुकसान होगा इसे स्वयं करें। आप दूसरे पक्ष को चेहरा देंगे, अन्यथा यदि वे दोनों दोहरे हैं तो दूसरा पक्ष संतुष्ट नहीं होगा। निर्देशक यांग की बात सुनने के बाद ली बिंग्यू ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया और कहा, मैं ये किताब नहीं लूंगा। ली बिंग्यू समझ गई हैं कि यह किताब कंपनी द्वारा उनके लिए एक समस्या बनने वाली थी। जहां तक बड़े आदमी की बात है तो ये कंपनी के लिए सिर्फ एक बहाना है, अन्यथा वो कई वर्षों से कंपनी में है। उसने ऐसा पहले क्यों नहीं देखा? अब जब वो अनुबंध समाप्त करने वाला है तो कंपनियों से ये पुस्तक लेने में मदद करती है। इसके अलावा मैं पहले अपने बारे में कोई भी जानकारी प्रकट नहीं करना चाहता। निदेशक यांग, मैंने कल रात आपको और प्रबंधक ली को स्पष्ट कर दिया है कि मैं नए अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। मैं कंपनी की देखभाल और मेरी देखभाल के लिए भी आभारी हूँ। हालांकि मैंने छोड़ने का फैसला किया है। अगर कंपनी जोर देती है कि मैं जाने से पहले ये पुस्तक ले जाऊं, मुझे अनुबंध समाप्त करने के लिए परिनिर्धारित हर्जाना चुनना होगा। ली बिंग्यून ने निर्देशक यांग की ओर देखा और दृढ़ता से कहा, क्या परिसमाप्त हर्जाना नहीं है? बिंग्यून, आपने कंपनी के लिए इतना भुगतान किया है और कंपनी अभी भी आपका परिसमाप्त हर्जाना चाहती है। जहां तक इस पुस्तक का सवाल है, यदि आप इसे नहीं लेना चाहते हैं तो हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते। डॉन, इतनी चिंता मत करो। निर्देशक यांग नाराज या चिंतित नहीं है। इसके बजाय वो ईमानदारी से ली बिंग्यून को मना लेता है। इस तरह ली बिंग्यून को तरल क्षति का दृढ़ता से उपयोग करने के लिए शर्मिंदा होना पड़ता है।
ठीक इसी समय वेटर बर्तन लेकर आया। सभी व्यंजन रंग, सुगंध और स्वाद में अच्छे हैं, जिससे लोगों का पेट भर जाता है। यहाँ आओ, पहले खाओ और हम खाना खाते समय बात करेंगे, निर्देशक यांग ने जल्दी में कहा। निर्देशक यांग ने खुद के लिए एक गिलास शराब पी, लेकिन उन्होंने ली बिंग्यू और उनके सहायक को शराब पीने के लिए मजबूर नहीं किया। इस समय ली बिंग्यून और उनके सहायक अपनी चॉपस्टिक न हिलाने के लिए शर्मिंदा थे। हालांकि वे अपने दिलों में निर्देशक यांग के प्रति सतर्क थे। जब तक कि वे शराब नहीं पीते या शराब नहीं पीते, उन्हें ठीक होना चाहिए। मुझे कहना है कि इस बार कंपनी बहुत आगे बढ़ गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बिंग्यून आप इस तरह का खेल कभी नहीं करते हैं, लेकिन कंपनी ने आपको इसे चुनने में भी मदद की है, जो थोड़ा बहुत दूर है। निर्देशक यांग ने आक्रोश से कहा, मानो वो वास्तव में ली बिंग्यू के लिए लड़ रहे हो। अपनी समझ के लिए धन्यवाद, ली बिंग्यू ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। ली बिंग्यू निर्देशक यान के साथ बात करने के लिए इतने उत्सुक हैं। इसका कारण ये है कि वो वास्तव में कंपनी से निराश है। ये किताब चुंबन और बिस्तर पर खेलने जितनी सरल नहीं है। पूरा खेल एडल्ट फिल्म की तरफ है। ली बिंग्यू ऐसी फिल्म बनाने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं? भले ही कंपनी उसके बैड प्ले और किस प्ले के लिए डबल का उपयोग करने पर सहमत हो गई, लेकिन वो इसे स्वीकार नहीं करेगी। हाँ, हम सभी सहकर्मी हैं, हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, यांग ने कहा। और फिर उसने ली बिंग्यून से कहा, दो सुंदरियां, यह अनानास सूप कैसा रहेगा? उसके बाद निर्देशक यांग ने स्वयं कुछ पहनने का बीड़ा उठाया। उन्होंने ली बिंग्यू और ली बिंग्यू के लिए ऐसा किया। जब उन्होंने देखा कि निर्देशक यांग सबसे पहले शराब पीने वाले थे, तो स्वाभाविक रूप से उन्हें कुछ भी संदेह नहीं हुआ। वे निर्देशक यांग की मदद नहीं कर सके। साथ ही वे यहाँ के सिग्नेचर व्यंजनों का स्वाद भी चखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनमें से कुछ को पहन लिया। यह उतना अच्छा नहीं है जितना हुआंग फेंग। ली बिंग्यू ने स्वाद लिया और अपने दिल में कहा कि जब वो पहले हुआंग फेंग के निवास पर गई थी तो उसने व्यक्तिगत रूप से हुआंग फेंग की शिल्प कौशल का अनुभव किया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह सब्जी या सूप था, हुआंग फेंग की शिल्प कौशल अद्वितीय थी। ली बिंग्यू के दिल में कोई पकड़ नहीं सका। मुझे पता है कि ली बिंग्यून को हुआंग फेंग द्वारा बनाए गए सूप और होटल के विशिष्ट व्यंजनों के बीच अंतर नहीं मिला। अगले निर्देशक यांग ने उसे और उसके सहायक को सूप पीते हुए देखा और उनके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। यहाँ आओ और खाना जारी रखो, यहाँ की शिल्पकला बहुत अच्छी है। निर्देशक यांग उत्साहपूर्वक आगे बढ़ते रहे। उसके बाद 3 लोगों ने कहा कि ली बिंग्यू के सहायक ने सबसे कम कहा। आखिरकार ली बिंग्यू एक बहुत ही स्वतंत्र व्यक्ति है। वो सभी चीजों पर स्वयं निर्णय ले सकती है, और ली बिंग्यू ने एक सहायक लाने का कारण यह है कि वो किसी भी दुर्घटना से डरती है। उसे अपने लिए निर्णय लेने के लिए दूसरे पक्ष की आवश्यकता नहीं है। बात बस इतनी है कि ली बिंग्यून ने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। हालांकि वो निर्देशक यान से सावधान रही है, फिर भी वो दूसरे पक्ष की राह पर है। बी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मरी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 920। आप अभी भी बहुत सरल है। भोजन के बीच में ली बिंग्यून को अचानक महसूस हुआ कि उसका सिर थोड़ा चक्कर आ रहा है। ली बिंग्यून के लिए, जिन्होंने मनोरंजन जगत में बहुत सारे रहस्य सुने हैं, भले ही वो इसे जानते थे, वो निर्देशक यान के तरीके थे। और इस समय ली बिंग्यून के सहायक को भी थोड़ी असुविधा महसूस हुई। जाहिर तौर पर वह भी क्या समझती थी। उसने निर्देशक यांग की ओर गुस्से से देखा और कहा, यांग, तुमने क्या किया? निर्देशक यांग अभी भी धीरे धीरे खा रहे हैं, जैसे कि उन्होंने सुना ही न हो, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान और अधिक भरी हुई है। बर्फ के बादल, चलो चलें। इस समय ली बिंग्यून के सहायक ने समझ लिया है कि दूसरे पक्ष ने दवा दी होगी। हालांकि वो नहीं जानती कि दवा कहाँ है। जाओ, तुम कैसे जाओगे? निर्देशक यांग ने गर्व से ली बिंग्यून की ओर देखा और कहा। ली बिंग्यून के सहायक ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ, फिर ली बिंग्यून की मदद की और बाहर जाना चाहा। निर्देशक यांग ने उन दोनों को नहीं रोका। वो अभी भी वहीं बैठा था, धीरे धीरे और सावधानी से खाता था और अपने चेहरे पर व्यंग्य के साथ उन्हें देखता था। ली बिंग्यून और उनके सहायक दरवाजे तक पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन उन्होंने पाया कि निजी कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था। दरवाजा हिलाते हुए ली बिंग्यून के सहायक ने पुकारा, चलो आओ, हमारी मदद करो। कॉल करो, कॉल करते रहो। ये डिब्बा साउंड प्रूफ है, नहीं तो मैं यहाँ नहीं चुनूंगा। भले ही आप इसे फूटा गला कहें, कोई नहीं आएगा। निर्देशक यान ने गर्व से कहा कि इस समय वो अंततः खड़े हुए और विजयी तरीके से ली बिंग्यून और उनके पास गए। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे सावधान रहोगे और जो दाखमधु मैं तुम्हें दूंगा वो तुम न पियोगे, परंतु क्या तुम सोचते हो कि वो सुरक्षित है? निर्देशक यान दोनों के पास आए और कहा, आप बहुत सरल हैं। क्या भर्ती खाना अच्छा है? हाँ, मैंने लोगों से इसमें कुछ सामग्री जोड़ने के लिए कहा। इसका स्वाद अच्छा है। निर्देशक यान गर्व से घबराए हुए 2 लोगों को देखते हैं। उन्होंने इस बारे में बात की कि ली बिंग्यू और ली बिंग्यू पहले लापरवाही से शराब नहीं पिएंगे, इसलिए उन्होंने लोगों से अनानास सूप में कुछ चीजें जोड़ने के लिए कहा। उसने पहले से एंटीडोट लिया और फिर पहला खुद ही ले लिया। इस तरह ली बिंग्यू और ली बिंग्यू ने स्वाभाविक रूप से अपनी सतर्कता खो दी और जाल में गिर गए। निर्देशक यान ली बिंग्यू के पास चले गए। ली बिंग्यू को देखा, जो पूरी तरह से कमजोर थी, और कहा, बिंग्यू, क्या आप जानते हैं, पहली बार जब मैंने आपको कंपनी में देखा था, मैं आपके पास जाना चाहता था। हालांकि आप थे पहले भी कंपनी का साइन बोर्ड। अगर मैं आपके पास जाना चाहता तो भी मुझे कोई मौका नहीं मिलता था, और निदेशक मंडल के लोग सहमत नहीं होते थे। ली बिंग्यू को खुद को घूरते हुए देखकर निदेशक यान नाराज नहीं थे, बल्कि अधिक आत्मसंतुष्ट थे और कहा, अब यह आपकी खुद की मौत है, आपको कंपनी छोड़नी होगी। क्या आपको लगता है कि कंपनी के निदेशक मंडल आपको आसानी से जाने देंगे? असंभव। कोई भी पैसे के साथ नहीं रह सकता। अब कोई भी मुझे आपके पास जाने से नहीं रोकेगा, और वे मुझे बाद में धन्यवाद देंगे। आप क्या कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं वो कौन है? ली बिंग्यू की सहायक ली बिंग्यू और यान पर्यवेक्षक के बीच रुकी और धमकी दी कि उसने यान पर्यवेक्षक के विचार को समझ लिया है। ली बिंग्यू की सुरक्षा के लिए उसके सहायक ने ली बिंग्यू की पहचान बताने की योजना बनाई थी।
बेशक मैं जानता हूँ कि वो कौन है, निर्देशक यान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो ली बिंग्यू है, एक बड़ी स्टार, एक सुंदर और घमंडी व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो मैं लंबे समय से बनना चाहता था। इस समय ली बिंग्यून ने अपने सहायक की आड़ में चुपचाप अपना मोबाइल फोन निकाला और फिर हुआन फैंग का नंबर डायल किया। हुआन फैंग ने उसे पहले फोन किया था, इसलिए कॉल ऊपर रिकॉर्ड की गई है और हुआन फैंग नीचे है, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए आ सकता है। बदबूदार औरत, तुम क्या कर रही हो? कौन जानता है, हुआन फैंग का फोन अभी अभी डायल किया गया है, लेकिन वहां के निदेशक यान को पता चल गया है। वो ली बिंग्यू के सहायक को धक्का देता है और फिर ली बिंग्यू का मोबाइल फोन लूटना चाहता है। हुआन फैंग, मेरी मदद करने के लिए आओ, मैं रहूंगा। ली बिंग्यून के समाप्त होने से पहले वहां मौजूद निर्देशक यान ने उसके हाथ से मोबाइल फोन छीन लिया था और फिर वो जमीन पर गिर गया और अपने पैरों से उस पर पैर रख दिया। और दूसरी तरफ हुआन फैंग भी इस समय जमकर खड़े हुए। उसे एहसास हुआ कि ली बिंग्यून खतरे में है और जल्दी से ऊपर चला गया। उसी समय उन्होंने ली बिंग्यून को फिर से बुलाया, हालांकि किसी ने फोन का उत्तर ही नहीं दिया। बदबूदार बा बेटा, क्या तुम्हें लगता है कि जब तुम फोन करोगे तो कोई तुम्हारी मदद कर सकता है? तुम सपना देखते हो। निर्देशक यान ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि हुआन फैंग नीचे थे। उसने अभी अभी सुना कि ली बिंग्यून ने क्या कहा। उसने पुलिस को नहीं बल्कि अपने दोस्त को फोन किया। भले ही उसकी सहेली को पता हो कि वो यहाँ थी और यहाँ पहुंची, तो भी कुछ समय लगेगा। उस समय वो पहले ही बहुत कुछ कर चुका था। ली बिंग्यू निर्देशक यान को गुस्से से देखती है। इस समय वो केवल अपने दिल में प्रार्थना कर सकती है कि हुआन फैंग जल्द ही आएंगे। वो अब शक्तिहीन है और निजी कमरे का दरवाजा बंद है। अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो उसे बचाने के लिए केवल हुआन फैंग का इंतजार कर सकती है। सुंदरी, चलो इसका आनंद ले। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सारे खूबसूरत पक्ष रिकॉर्ड कर लूंगा। निर्देशक यान ने ली बिंग्यून को कमरे में खींचते हुए कहा। कमरा बहुत बड़ा था, जिसे निर्देशक यान ने विशेष रूप से चुना था। यह न केवल खा सकता था बल्कि गा भी सकता था। वहीं पर एक सोफा भी था। वो ली बिंग्यू का स्वाद चखने के लिए इंतजार नहीं कर सका, इसलिए उन्होंने ली बिंग्यून को अन्य स्थानों पर ले जाने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए वो यही काम करना चाहते थे। तुम क्या कर रहे हो? उसे जाने दो, नहीं तो तुम मर जाओगे। ली बिंग्यून के सहायक ने यान के पर्यवेक्षक को पकड़ लिया और कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हें बाद में सबक सिखाऊंगा। निर्देशक यान ने ली बिंग्यून के सहायक को रास्ते से हटा दिया। हालांकि यह भी सुंदर है, लेकिन ली बिंग्यू की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। निर्देशक यान लंबे समय से ली बिंग्यून के पास जाना चाहते थे। इस समय वो अप्रासंगिक लोगों के लिए समय की देरी नहीं करेंगे। माफ करें, क्या आप जानते हैं कि ली बिंग्यून किस डिब्बे में है? दूसरी तरफ हुआन फैंग दूसरी मंजिल पर आ गया है। वो एक वेटर से मिलता है और उसे अपने पास खींचता है और पूछता है। आखिरकार ली बिंग्यू एक स्टार और प्रसिद्ध है, इसलिए हुआन फैंग सोचते हैं कि शायद ये वेटर उन्हें देखकर याद कर लेंगे। और हुआन फैंग की किस्मत स्पष्ट रूप से अच्छी है। जिस वेटर को उसने पकड़ रखा था वो ली बिंग्यून के निजी कमरे के प्रभारी परिचारकों में से एक था। उसने हुआन फैंग को सावधानी से देखा और कहा, आप मिस्ली के साथ क्या करना चाहते हैं? आप क्या है? उसकी बातें सुनने के बाद हुआन फैंग समझ गया कि इस व्यक्ति को पता होना चाहिए कि ली बिंग्यू कहाँ है और ली बिंग्यू शायद अब खतरे में है, इसलिए उसने ज्यादा देर करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए उसने वेटर की ओर देखा और कहा, मैं उसका दोस्त हूँ, मुझे बताओ वो कहाँ है। NBSP छोटा नया संस्करण, नया नया तेज और स्थिर। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 921 हिंसक विनाश। हुआन फैंग युद्ध के मैदान में रहा है और लोगों को मार डाला है। इस समय उनका गैस क्षेत्र पूरा खुला है। हालांकि वेटर को यह नहीं पता कि इसे जानलेवा गैस क्या कहते हैं, लेकिन उसने पाया कि हुआन फैंग की निगाहों के नीचे उसे लगता है कि उसे सांस लेने में कुछ कठिनाई हो रही है और उसका दिल तेजी से उछल रहा है। हुआन फैंग की आंखों में विचारों से यह बताता प्रतीत होता है कि यदि उसने यह न कहने का साहस किया तो वो अगले सेकंड में मर सकती है। कमरा 2888 में वेटर हकलाया। धन्यवाद। हुआन फैंग को वो उत्तर मिलने के बाद जो वह चाहता था। उसने वेटर को धक्का दिया और कमरा 2888 में चला गया। हुआन फैंग के प्रस्थान को देखकर वेटर ने राहत की सांस ली। अभी अभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे भयंकर बाघ उसे घूर रहा हो। अब जैसे ही हुआन फैंग चला गया, उसने तुरंत महसूस किया कि उसका दबाव बहुत कम था और उसकी सांसें सुचारू थीं। ये कौन है? ये डरावना है, वेटर ने डर के साथ सोचा। हुआन फैंग के पास अब वेटर की भावनाओं की परवाह करने का समय नहीं है। ये जानने के बाद कि ली बिंग्यू कहाँ है, वो कमरा 2888 तक जाने के लिए ली लिंगबो के माइक्रो कदमों का भी उपयोग करता है। हालांकि इस कमरे के दरवाजे पर काले रंग के दो लोग खड़े हैं। जैसे ही हुआन फैंग उनकी तरफ देखता है, उसे पता चल जाता है कि वे अंगरक्षक हैं। कौन? चले जाओ। दो अंगरक्षकों ने हुआन फैंग को यहाँ आते देखा और चिल्लाए। दरअसल हुआन फैंग ने इस बार गलत अनुमान लगाया। ये दो लोग बॉडीगार्ड नहीं है, बल्कि वो दो सुरक्षा गार्ड हैं जिन्हें निर्देशक यान ने अपनी सुविधा के लिए पाया था। बेशक उनकी वेशभूषा बहुत भ्रमित करने वाली है। चले जाओ, हुआन फैंग ने गुस्से में कहा। इस समय हुआन फैंग के पास इन दो लोगों से बात करने का समय नहीं है। वो ली बिंग्यून को लेकर चिंतित थे। अरे लड़के, तुम कैसे बात करते हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? दो अंगरक्षकों में से एक ने हुआन फैंग को देखकर मुस्कुराया और कहा, हुआन फैंग का शरीर वास्तव में डराने वाला नहीं हो सकता। हुआन फैंग लापरवाह है और जल्दबाजी करने के लिए तैयार है। तुमसे बात करते हुए लड़के, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। जब दो सुरक्षा गार्डों ने हुआन फैंग को उनकी उपेक्षा करते देखा तो वे क्रोधित हो गए। अपने नियोक्ता के अनुरोध के बारे में सोचते हुए वे हुआन फैंग को रोकने के लिए आगे बढ़े। हालांकि क्या हुआन फैंग की तुलना उन दो गार्डों से की जा सकती है जो दरवाजा बंद करने और दरवाजा देखने के प्रभारी हैं? अपने दाहिने हाथ की एक लहर के साथ वे दोनों गार्ड हुआन फैंग की ओर तेजी से दौड़ते हैं, कागज के टुकड़े की तरह किनारे की ओर उड़ते हैं और फिर जोर से जमीन पर गिर जाते हैं। अरे लड़के, तुम मर गए। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? धिक्कार है, ये बच्चा बहुत भारी है।
दो सुरक्षा गार्ड जमीन पर लेट गए और हुआंग फैंग से कहा कि वे आश्वस्त नहीं है। हालांकि वे अपनी बात पर आश्वस्त नहीं है, फिर भी वे बहुत ईमानदार है। वे जमीन पर लेट जाते हैं और उठने की हिम्मत नहीं करते। वे पहले से ही जानते हैं कि अगर वे हाथ मिलाते हैं तो भी उनमें से कोई भी हुआंग फैंग का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। वे उठते हैं और हुआंग फैंग की परेशानी की तलाश जारी रखते हैं, यानी खुद को दुखी पाना। लेकिन उनके और निर्देशक यांग के बीच का रिश्ता रोजगार है और यह केवल एक दिन का है। निर्देशक यांग उन्हें जो काम देते हैं वो वेटर के खाना परोसने के बाद बाहर से दरवाजा बंद करने का है। इसके बाद किसी को भी पास जाने की इजाजत नहीं है। अब हुआंग फैंग की ताकत स्पष्ट रूप से उनसे अधिक मजबूत है। स्वाभाविक रूप से उन्हें इतने कम पैसे के लिए कष्ट नहीं होगा। छोना हुआंग फैंग ने धातु के दरवाजे पर मुक्का मारा और मोटे दरवाजे में एक बड़ा छेद देखा। धातु के दरवाजे को हुआंग फैंग ने छेद दिया था। जमीन पर लेटे हुए दो सुरक्षा गार्ड अभी भी हुआंग फैंग से बात कर रहे थे। हालांकि ये दृश्य देखने के बाद उन दोनों ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपना मुंह बंद कर लिया। उन्होंने नहीं सोचा था कि उनके शरीर धातु के दरवाजों से अधिक मोटे हैं। लेकिन हुआंग फैंग को इन दो लोगों की परवाह नहीं थी। वो दरवाजे पर मुक्का मारना जारी रखा। मूल रूप से अलंकृत धातु का दरवाजा भी जर्जर हो गया। कौन किसके पास करने के लिए काफी कुछ है। निदेशक यांग और कमरे में मौजूद अन्य लोगों ने स्वाभाविक रूप से हुआंग फैंग द्वारा दरवाजे को नष्ट करने की आवाज सुनी। इस समय निर्देशक यांग ने ली बिंगियो को सोफे पर बिठाया और ली बिंगियो के कपड़े उतारने ही वाले थे। इसी समय हुआंग फैंग के दरवाजे को नष्ट करने की भारी आवाज आई। मूल रूप से क्योंकि उसने देखा कि वो ऐसा करने में सक्षम होने जा रहा है, उसके प्रतिक्रियाशील शरीर का कुछ हिस्सा अचानक सिकुड़ गया। निर्देशक यांग निश्चित रूप से किसी भी सीमा को रोकने में असमर्थ थे। ये ली बिंग्यून और उनके सहायक हैं जो इस समय मुस्कुरा रहे हैं। चाहे वे कोई भी हो, यदि वे इस समय आ सके तो उन्हें बचने की आशा रहेगी। और ली बिंग्यू अधिक जानता है। वो सोचती है कि यह हुआंग फैंग है जिसे यहाँ आना चाहिए। हुआंग फैंग को अपनी दुर्घटना का पता चलने के बाद वो इसे नजरअंदाज नहीं करेगी। उसे हुआंग फैंग पर भरोसा है और हुआंग फैंग में ऐसी क्षमता है। आखिरकार हुआंग फैंग राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो से है, वहीं उसका भाई जाना चाहता है। निर्देशक यान के गुस्से के कारण बाहर के लोगों ने स्पष्ट रूप से दरवाजे को नष्ट करना बंद नहीं किया। जल्द ही दरवाजा बहुत मजबूत दिखने लगा। हुआंग फैंग के हिंसक हमले के तहत ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। हुआंग फैंग तुरंत डिब्बे में घुस गया। तुम कौन हो और तुम्हें अंदर किसने जाने दिया? हुआंग फैंग को बिन बुलाए आते हुए देखे। यान पर्यवेक्षक गुस्से में हुआंग फैंग की ओर इशारा करते हैं। हुआंग फैंग को उसकी परवाह नहीं है। जब वो ली बिंग्यून को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो शांत है और उसके पास कम कपड़े नहीं है। यह एक राहत की बात है। तुमसे बात करो, तुम कौन हो? बाहर निकलो। निर्देशक यान तब और भी क्रोधित हो गए जब उन्होंने हुआंग फैंग को देखा, जैसे कि उन्होंने जो कहा था उसे सुना ही नहीं। ये ली बिंग्यून और उनके सहायक हैं जो हुआंग फैंग को देखकर बहुत खुश हैं। उनके हृदय पहले से लटके हुए हैं। हालांकि ली बिंग्यू के सहायक हुआंग फैंग और ली बिंग्यू के रिश्ते को लेकर बहुत खुश नहीं है, लेकिन हुआंग फैंग को इस स्थिति में देखना वाकई एक खुशी की बात है। हुआंग फैंग, आप यहाँ हैं। ली बिंग्यून ने हुआंग फैंग से कहा कि हुआंग फैंग को देखते ही ली बिंग्यून पहले ही खुशी से मुस्कुरा दिए थे। वो जानती थी कि अगर हुआंग फैंग होता तो वो ठीक होती। अच्छा, क्या तुम ठीक हो? हुआंग फैंग भी ली बिंग्यू के पास गए और कहा। हालांकि ली बिंग्यू के पास सतह पर करने के लिए कुछ भी नहीं था। हुआंग फैंग ने बेचैनी से पूछा। मैं ठीक हूँ, आप ठीक समय पर हैं, ली बिंग्यू ने कहा। हुआंग फैंग और ली बिंग्यू को बात करते हुए देखने के बाद निर्देशक यांग समझते हैं कि हुआंग फैंग एक असंबंधित व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो ली बिंग्यू को जानते हैं। इसके अलावा ऐसा लगता है कि यह हुआंग फैंग विशेष रूप से ली बिंग्यू द्वारा बुलाया गया था। ली बिंग्यू से पहले आए फोन कॉल के बारे में सोचते हुए निर्देशक यांग समझ जाते हैं कि हुआंग फैंग ही ली बिंग्यू द्वारा लाया गया बचाव सैनिक है। निर्देशक यांग को उम्मीद नहीं थी कि ली बिंग्यून का एक फोन कॉल हुआंग फैंग इतनी तेजी से आएगा, लेकिन अब ये स्पष्ट है कि वे इन चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं। हुआंग फैंग और ली बिंग्यून स्पष्ट रूप से एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए खुद को ली बिंग्यून को धमकाते हुए देखना असंभव है। इसलिए यदि वे अपने मूल लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें पहले हुआंग फैंग को हल करना होगा। एक नया संस्करण, एक नया संस्करण, एक नया संस्करण, एक तेज संस्करण, एक अधिक स्थिर संस्करण। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 922, ये हमारा निजी व्यवसाय है। ये सोचते हुए निर्देशक यान दरवाजे की ओर भागे, जबकि हुआंग फैंग ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वो भागना नहीं चाहता था, लेकिन बचाव दल को भी स्थानांतरित करना चाहता था। उनके बचावकर्ता दो अस्थायी किराए के सुरक्षा गार्ड थे जिनकी व्यवस्था उन्होंने दरवाजे पर की थी। हालांकि जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो वो सीधे तौर पर मूर्ख था। वहां कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, और जो सुरक्षा गार्ड यहाँ होना चाहिए था वो गायब हो गया है। धिक्कार है, इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वे पैसे लेते हैं और बिना कुछ किए भाग जाते हैं। निदेशक यान ने घृणापूर्वक डांटा। हालांकि अगर उन दो सुरक्षा गार्डों ने उसकी बात सुनी तो उनके साथ अन्याय होगा। आखिरकार उनका हुआंग फैंग के साथ झगड़ा हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि वे सेकंडों में मारे गए। उसके बाद उन्होंने हुआंग फैंग को धातु के दरवाजे को मुट्ठी से तोड़ते देखा। वे और भी डरे हुए थे। उन्हें डर था कि डिब्बे में सामान निपटाने के बाद हुआंग फैंग उन्हें ढूंढने के लिए बाहर आएंगे, इसलिए वे समय से पहले ही वहां से खिसक गए। निर्देशक यान, ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं? इस समय हुआंग फैंग भी दरवाजे पर आए और यान पर्यवेक्षक से कहा। ये यान पर्यवेक्षक ली बिंग्यून को नुकसान पहुंचाना चाहता है। हुआंग फैंग स्पष्ट रूप से उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते। संतोष मत करो बेटा, मेरा सुझाव है कि तुम अपने काम से काम मत रखो, अन्यथा दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं है। निर्देशक यान हुआंग फैंग को धमकी देने लगे। हालांकि निर्देशक यान ने भी क्षतिग्रस्त धातु का दरवाजा देखा। आखिरकार उन्होंने पूरी प्रक्रिया को अपनी आंखों से नहीं देखा। उसने सोचा कि हुआंग फैंग को किसी चीज से नुकसान हुआ है, इसलिए वो हुआंग फैंग से डरा नहीं था। इसके बजाय हुआंग फैंग ने उसके अच्छे कर्मों को तोड़ दिया। वो हुआंग फैंग से खुश नहीं था और उसने उसे धमकी दी।
मुझे धमकी देते हुए हुआंग फेंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप मुझे व्यवसाय में हस्तक्षेप न करने की भी सलाह देते हैं। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप पहले अपने मामलों से कैसे निपटें, इसके बारे में सोचें। उसके बाद हुआन फेंगमिंग ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, यान पर्यवेक्षक की गर्दन पकड़ ली और फिर सीधे उसे ऊपर उठा लिया। निर्देशक यान ने संघर्ष करना शुरू कर दिया, अपने पैर जमीन पर पटकने लगे, लेकिन वो हुआन फेंग को लात नहीं मार सके। मुझे जाने दो। तब निर्देशक यान ने कुछ घबराहट में हुआन फेंग से कहा। इस समय उन्होंने पाया कि उन्होंने हुआन फेंग का तिरस्कार किया। हुआन फेंग की ताकत अद्भुत थी, वो उनके हाथ में था, लेकिन उनका कोई प्रतिरोध नहीं था। हुआन फेंग ने इसे सुना ही नहीं। वो निर्देशक यान को अंदर ले जाने ही वाले थे, लेकिन उन्हें बाहर शोरगुल का पता चला। होटल का सिक्योरिटी गार्ड ही यहाँ आया था। हुआन फेंग ने गेट को क्षतिग्रस्त कर दिया था और शोर कम नहीं था। होटल को मिल गया होगा। हालांकि सबसे पहले पाए गए वेटरों ने स्पष्ट रूप से हुआन फेंग को रोकने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उन्हें जिंग प्रबंधन और सुरक्षा को बुलाना पड़ा। ये सज्जन, मैं यहाँ प्रबंधक हूँ, हमें कुछ कहना है। क्या आप पहले उस सज्जन को नीचे रखना चाहेंगे? मैनेजर ने हुआन फेंग से कहा कि उसने अभी अभी वेटर की निजी रिपोर्ट सुनी है। वो जानता था कि हुआन फेंग बहुत शक्तिशाली था, इसलिए उसने उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा उसे डर था कि वो हुआन फेंग को कुछ भी कठोर करने के लिए उकसाएगा, ऐसे में उनके होटल पर असर पड़ेगा। ये हमारा निजी व्यवसाय है, इसके बारे में चिंता मत करो, हुआन फेंग ने प्रबंधक से कहा। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि कोई मानव जीवन नहीं होगा। इसके अलावा यदि आप अभी भी असहज महसूस करते हैं तो आप पुलिस को बुला सकते हैं, मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद हुआन फेंग निर्देशक यान को ले गए और अंदर चले गए। होटल से कई सुरक्षा गार्ड बाहर आए। वे उसे हुआन फेंग के हाथों से बचाना चाहते थे। कौन जानता है, हुआन फेंग ने उन सभी को एक एक करके बाहर कर दिया, लेकिन पूरी प्रक्रिया में उसने हमेशा निर्देशक यान की गर्दन पकड़ी और उसे कभी नीचे नहीं रखा। मैंने कहा, यह हमारा निजी मामला है, आप में से किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है, अन्यथा मुझे अशिष्टता के लिए दोषी मत ठहराओ, हुआन फेंग ने प्रबंधक और कई सुरक्षा गार्डों से कहा। फिर मुड़े और अंदर चले गए। इस समय किसी ने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। प्रबंधक, हम क्या करें? एक वेटर फुसफुसाया। पुलिस को बुलाओ, प्रबंधक ने कहा कि हुआन फेंग के कदम को देखते हुए हुआन फेंग स्पष्ट रूप से एक प्रशिक्षक है। ऐसे व्यक्ति के लिए पुलिस को इसे संभालने दें। इसके बाद मैनेजर ने लोगों से पुलिस को बुलाने के लिए कहा। वो लोगों को कमरे के दरवाजे पर पहरा देने के लिए ले गया और हुआन फेंग को घूरता रहा। हालांकि उसने कमरे में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि हुआन फेंग उसे छुट्टी दे देगा। वैसे भी जब तक हुआन फेंग वहां था। चुना, जब वो डिब्बे के सबसे अंदरूनी हिस्से में पहुंचा तो हुआन फेंग ने यान पर्यवेक्षक को जमीन पर ऐसे छोड़ दिया जैसे वो कचरा फेंक रहा हो। उस समय यान पर्यवेक्षक का चेहरा सफेद था। उतरने के बाद वो लगातार खांसता और हौंफता रहा। अगर उसने थोड़ी देर भी की तो उसे लगा कि उसका दम घुट जाएगा और वह मर जाएगा। यह निजी कमरा बहुत बड़ा है। संलग्न गायन स्थान एक डिब्बे में है। बाहर के लोग यहाँ की स्थिति नहीं देख सकते। इस समय ली बिंगयुन और उनके सहायक सोफे पर बैठे हैं, पानी पी रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि दवा जल्द से जल्द उनके शरीर में घुल जाएगी। मुझे बताओ, तुम कैसे मरना चाहते हो? हुआन फेंग ने निर्देशक यान की ओर देखा और कहा। मुझे मत मारो, कृपया मुझे मत मारो। इस समय निर्देशक यान को इस बात की परवाह नहीं थी कि उनका मूड पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। हुआन फेंग के शब्दों को सुनने के बाद उसने जल्दी से घुटने टेक दिए और हुआन फेंग से दया की भीख मांगी। ऐसा लग रहा था कि उसे ली बिंगयुन और उसके सहायक की तिरस्कृत आंखों की कोई परवाह नहीं थी। निर्देशक यान वास्तव में डरते हैं। हुआन फेंग की मुद्रा से ही उसे लगा कि हुआन फेंग ने वास्तव में उसे मारने की हिम्मत की है, लेकिन एकमात्र व्यक्ति जो अपने होटल को बचा सकता था वो हुआन फेंग से डर गया था। अगर हुआन फेंग ने यहाँ खुद को मार डाला तो उसे कोई नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि हुआन फेंग को भी बाद में दंडित किया जाएगा, लेकिन उस समय तो वह मर चुका था, क्या फायदा। चुना, हुआन फेंग ने निर्देशक यान को लात मारी और कहा, बताओ क्या मामला है? उसने सिर्फ निर्देशक यान को डराने के लिए उसे मारने की बात कही थी। मैंने कहा, निदेशक यान स्पष्ट रूप से हुआन फेंग से भयभीत है और छिपने की हिम्मत नहीं करते। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि बिंगयू अनुबंध समाप्त करना चाहता है और कंपनी छोड़ना चाहता है। कंपनी की शेयरधारक ये जानकर बहुत नाराज है। वे बिंगयू को रखने के लिए तैयार नहीं है, छोड़ने के लिए एक नकद गाय के रूप में। तब कंपनी के प्रबंधक ली ने मुझसे बिंगयू को दवा देने के लिए कहा, मुझे उसके पास जाने दिया और फिर बिंगयू को धमकी देने के लिए कुछ तस्वीरें और वीडियो लिए और उसे कंपनी छोड़ने नहीं दिया। वास्तव में इस मामले में कुछ भी नहीं है मेरे साथ ऐसा करने के लिए। मैं कंपनी की व्यवस्था का पालन करना भी जानता हूँ। मैं वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहता। इस समय निदेशक यान ने सारी जिम्मेदारियां कंपनी पर डाल दी, यह आशा करते हुए कि हुआन फेंग और ली बिंगयुन उनके प्रति अपनी नफरत को कम कर सकते हैं और उन्हें जाने दे सकते हैं। निर्देशक यान की बात सुनने के बाद ली बिंगयुन का चेहरा सफेद हो गया और उनका शरीर गुस्से से कांपने लगा। हालांकि वो जानती थी कि कंपनी ने उसे पैसे कमाने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है, लेकिन उसने कंपनी की खेती के बारे में कुछ नहीं कहा। हालांकि उसे इसकी उम्मीद नहीं थी क्योंकि वो छोड़ना चाहती थी। कंपनी इतनी हताश थी। एक नया संस्करण, एक नया संस्करण, एक नया संस्करण, एक तेज संस्करण, एक अधिक स्थिर संस्करण। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 923 तुम्हें रुकने के लिए किसने कहा? ली बिंगयू के मन में अब कंपनी के लिए कोई अच्छी भावना नहीं है। उसे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि वे लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। यदि हुआन फेंग आसपास नहीं होता और समय पर पहुंच जाता तो परिणाम अकल्पनीय होते, उसके जीवन का उत्तरार्ध नष्ट हो जाता। लेकिन हुआन फेंग को निर्देशक यान की बातों पर पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ। जैसे ही उसने दूसरी तरफ का हाथ रखा, उसने जोर से दबाया और फिर निर्देशक यान ने तुरंत सुअर की तरह रोना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि आपने पूरी तरह से सच नहीं बताया। इस बार यह आपकी कंपनी के उन शेयरधारकों का विचार हो सकता है। हालांकि मुझे लगता है कि आप भी मजबूर होने के बजाय ऐसा करने को तैयार हैं, यहाँ तक कि इच्छुक भी है। हुआन फेंग ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा,
हुआन फैंग की प्रथम श्रेणी की स्थिति में पदोन्नति के बाद केवल उनके स्वयं के कौशल, स्मृति और अवलोकन क्षमता में काफी सुधार हुआ है। इसलिए वो निर्देशक यान के सूक्ष्म अभिव्यक्ति परिवर्तनों के माध्यम से अपने दिमाग का अनुमान लगा सकते हैं। कृपया मुझे जाने दो, वास्तव में मेरे पास यह नहीं है, मैं मजबूर हूँ। निर्देशक यांग अभी भी अपने दांत चबाना चाहते हैं। तुमने झूठ बोला, यह वो बात नहीं है जो तुमने बिंगयू से कही थी। इस समय ली बिंगयून के सहायक ने निर्देशक यांग की ओर इशारा किया और गुस्से से कहा। अभी अभी निर्देशक यांग ने सोचा कि जीत हाथ में है, इसलिए उन्हें ली बिंगयून से कई बातें कहने में बहुत गर्व महसूस हुआ जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। अब जब वो सहायक ली बिंगयून की बातें सुनता है तो निर्देशक यांग की आंतें नष्ट हो जाती है। उसके पास वह समय है, बस ली बिंगयून के पास गया। इतना समय क्यों बर्बाद करें और इतनी बकवास क्यों कहें। हुआन फैंग को पता था कि जब उसने ली बिंगयून की बातें सुनी तो उसने गलत अनुमान नहीं लगाया था, इसलिए उसने अपने पैरों के नीचे फिर से कोशिश की और यहाँ तक कि उपस्थित लोगों को यांग पर्यवेक्षक की उंगलियों के टूटने की आवाज भी सुनाई दी। यांग सुपरवाइजर की चीख, मैनेजर और सुरक्षा गार्ड की चीख जैसी थी जो दरवाजे के बाहर थे। उन सभी ने अनजाने में अपनी गर्दनें सिकोड़ ली। अब वे यांग पर्यवेक्षक की भावनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन उन्हें उनकी जरूरत है। ऊपर जाकर लोगों को बचाना असंभव है। मैं गलत हूँ, मैं सचमुच गलत हूँ। मुझे बर्फ के बादल के बारे में नहीं सोचना चाहिए था। ये देखकर कि ली बिंगयू के सहायक ने खुद को उजागर कर दिया है, निर्देशक यांग अंततः अब निराश नहीं हुए और हुआन फैंग से दया की भीख मांग रहे थे। मुझसे दया की भीख मांगने का कोई फायदा नहीं है, बिंगयून से दया मांगने जाओ। हुआन फैंग ने निर्देशक यांग के निचले हिस्से पर लात मारी और ली बिंगयून के सामने उन्हें लात मारी। बिंगयू, कृपया मुझे माफ कर दो, मैं सचमुच जानता हूँ कि यह गलत है, मैं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। निर्देशक यांग ने रोते हुए ली बिंगयू से दया की भीख मांगी। वो हुआन फैंग की दुष्ट आत्मा को महसूस कर सकता था, जिसने निर्देशक यांग, जो हमेशा एक संपन्न व्यक्ति रहे हैं, को वास्तव में भयभीत कर दिया था। अब केवल ली बिंगयू ही उसे बचा सकता है। इसलिए ली बिंगयून की माफी पाने के लिए निर्देशक यांग ने दया की भीख मांगी और खुद को लगातार थप्पड़ मारे। कुछ ही देर में उसके गाल सुअरों की तरह सूज गए। ली बिंगयून अंत में दयालु है। निर्देशक यांग की दयनीय शक्ल देखकर उन्हें भी उन पर दया आ जाती है। इसके अलावा वो ये भी जानती है कि निर्देशक यांग ने पूरी तरह सच नहीं बताया है, लेकिन उनकी कुछ बातें सच हैं। इस बार उन्हें कंपनी से प्रेरणा लेकर अपना काम खुद करना चाहिए, इसलिए कंपनी दोषी है। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, ली बिंगयून ने निर्देशक यांग से कहा। निर्देशक यांग ने तुरंत कार्रवाई रोक दी, आश्चर्य से ली बिंगयू की ओर देखा और कहा, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे पता है कि बिंगयू एक बोधिसत्व है। तुम्हें रुकने के लिए किसने कहा? हुआन फैंग की आवाज फिर से सुनाई दी, जिसने यांग पर्यवेक्षक को चतुर बना दिया। उसके हाथ की कार्रवाई तुरंत जारी रही। चिंता मत करो, क्योंकि बिंगयून ने तुम्हें माफ कर दिया है, मैं तुम्हें वास्तव में नहीं मारूंगा, लेकिन पुलिस आने तक मत रुकना, हुआंग ने कहा। परिणाम स्वरूप निर्देशक यांग को अपने चेहरे पर थप्पड़ मारना पड़ा और पुलिस के जल्दी पहुंचने के लिए प्रार्थना करनी पड़ी। सौभाग्य से इस बार पुलिस की रफ्तार धीमी नहीं है। गोबिन होटल पुलिस स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं है। आखिरकार यह एक सितारा होटल है। जब कुछ गलत होता है तो पुलिस भी उसे बहुत महत्व देती है, इसलिए पुलिस की रफ्तार इस बार काफी तेज है। निर्देशक यांग की प्रार्थना की आवाज में होटल प्रबंधक के नेतृत्व में कई पुलिस वाले आए। निर्देशक यांग तुरंत मुस्कुरा उठे और उनकी हरकतें अनजाने में रुक गईं। हालांकि हुआन फैंग क्रूर था, अब पुलिस आ गई है और उसे बचा लिया जाएगा। तुम्हें रुकने के लिए किसने कहा? हुआन फैंग ने निर्देशक यांग से कहा। निर्देशक यांग को तुरंत बाबा पर दया आ गई और उन्होंने पुलिस की ओर देखा। जाहिर है वह चाहता था कि पुलिस उसे बचा ले, लेकिन उन्हें और होटल प्रबंधक को यह उम्मीद नहीं थी कि टीम का नेतृत्व करने वाला पुलिसकर्मी हुआन फैंग को देखने के बाद थोड़ा चौंक गया। फिर उसने तुरंत मुस्कुराते हुए चेहरे बनाए और हुआन फैंग के पास गया और कहा, यहाँ मिस्टर हुआंग है, मैं मिस्टर हुआंग के लिए क्या कर सकता हूँ? इस समय पुलिसकर्मी की नजर में केवल हुआंग फैंग था। जहां तक निर्देशक यांग और होटल के प्रबंधक की बात है, उन्होंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया था। जब निर्देशक यांग ने यह स्थिति देखी तो वो बहुत चतुर थे। उसके बाद हुआंग फैंग की डांट के बिना उसने खुद को चेहरे पर फिर से थप्पड़ मारा और उसके हाथ पहले की तुलना में भारी हो गए। हुआंग फैंग की भी इस पुलिसकर्मी के बारे में कुछ धारणाएं थी। ऐसा लगता है कि वो पहले मिल चुके थे और उन्हें निर्देशक वांग के साथ एक मिशन पर होना चाहिए था, इसलिए उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि दूसरा पक्ष उन्हें जानता था। कुछ नहीं, हुआन फैंग ने कहा, आप इस आदमी को वापस ले लीजिए। यह आदमी मेरे दोस्त को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, इसे वापस ले जाएं और कुछ दिनों के लिए बंद कर दें। आखिरकार ली बिंगयू एक बड़े स्टार है। हुआन फैंग को अपनी प्रतिष्ठा पर विचार करने की जरूरत है, इसलिए उन्होंने केवल ये कहा कि निर्देशक यांग ली बिंगयू को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, न कि वो ली बिंगयू पर आक्रमण करना चाहते हैं। इसके अलावा हालांकि ली बिंगयू ने निर्देशक यांग को माफ कर दिया है, लेकिन हुआन फैंग जाहिर तौर पर उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहते हैं और उसे कुछ दिनों के लिए रहने देना अच्छा है। हाँ, कॉमरेड पुलिस, कृपया मुझे ले जाओ और मुझे बंद कर दो, निर्देशक यांग ने भी चिंतित चेहरे के साथ पुलिस से कहा। इस समय उसके दिल में पुलिस हुआन फैंग से कहीं अधिक प्यारी है। पुलिस के स्थान पर वो अभी भी समझदारी से बात कर सकता है और पैसे का उपयोग करके घूम सकता है, लेकिन यहाँ उन्हें एक पल के लिए भी ऐसा महसूस हुआ कि वे सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। चुप रहो, पुलिसकर्मी निर्देशक यांग पर चिल्लाया, चलो उसे वापस ले जाओ। तभी एक पुलिसकर्मी निर्देशक यांग को हथकड़ी लगाकर ले गया। जब निर्देशक यांग ने पुलिसकर्मी का पीछा किया तभी उनके चेहरे पर खुशी थी। जो लोग नहीं जानते थे वे सोचते थे कि वह पागल है। मिस्टर हुआंग, क्या समझाने के लिए कुछ और है? पुलिसकर्मी ने विनम्रता के साथ हुआंग फैंग का सामना किया। आखिरकार हालांकि उन्हें हुआंग फैंग की विशिष्ट पहचान नहीं पता थी, यहाँ तक कि उनके निर्देशक भी जब एक दूसरे को देखते थे तो विनम्र होते थे, जो स्पष्ट रूप से एक बड़ा आदमी था। एक नया संस्करण, एक नया संस्करण, एक नया संस्करण, एक तेज संस्करण, एक अधिक स्थिर संस्करण।
बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 924 मुआवजे का प्रश्न। कुछ नहीं, हुआन फैंग ने कहा, आप वहां उस लड़के की देखभाल करने में मेरी मदद कर सकते हैं। इस बार मेरा दोस्त हैरान था। निर्देशक यान ने सोचा कि यदि वो पुलिस का अनुसरण करेंगे तो ठीक रहेगा। हालांकि हुआन फैंग उसे आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। पुलिसकर्मी ने ली बिंगयुन की ओर देखा और थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। हालांकि जब वो दूर हो गए तब भी बड़े सितारों का अमीर बच्चों और अमीर युवाओं से संपर्क था। यह एक सामान्य बात थी। उनके मन में हुआन फैंग और ली बिंगयू के बीच कुछ तो जरूर है, इसलिए वो निर्देशक यान के व्यवहार पर बहुत नाराज थे। हालांकि उसके मन में कुछ अटकलें थी। पुलिसकर्मी स्पष्ट रूप से इतना मूर्ख नहीं था कि सीधे तौर पर कह दे। उन्होंने हुआन फैंग से कहा, मिस्टर हुआन, चिंता न करें, हम इन लोगों को जाने नहीं देंगे जो सामाजिक सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। हुआन फैंग ने सिर हिलाया और पुलिसकर्मी ने विनम्रतापूर्वक हुआन फैंग से कुछ शब्द कहे, जिसके कारण वो वहां से चला गया। हुआन फैंग के अलावा केवल एक ही थोड़ा शर्मिंदा प्रबंधक था। होटल के मैनेजर को उम्मीद नहीं थी कि पुलिस के आने के बाद वो हुआन फैंग के प्रति इतना विनम्र होगा। अब वो जानता है कि हुआन फैंग इतना साहसी क्यों था कि उसने पुलिस को बुला लिया। वो स्पष्ट रूप से एक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति है, उसे पुलिस का बिल्कुल भी डर नहीं है। ये सोचकर मैनेजर का दिल थोड़ा कड़वा हो गया। इस बार ऐसा लग रहा है कि वो बैंक तोड़ने जा रहा है। आखिरकार ली बिंगयुन अपने होटल में है। जब तक हुआन फैंग इस पर जोर देते हैं, उन्हें इसे स्वीकार करना होगा। वो नहीं जानता कि हुआन फैंग की भूख कितनी बड़ी है। मुझे आशा है कि यह बहुत बड़ा नहीं है, अन्यथा वो स्वयं स्वामी नहीं हो सकता। ठीक है, सब लोग चले गए। चलो मुआवजे के बारे में बात करते हैं, हुआन फैंग ने मैनेजर से कहा। निश्चित रूप से मैनेजर ने मन ही मन सोचा, लेकिन फिर उसने हुआन फैंग से कहा, हुआन, तुम 1 लाख चीजें नहीं कर सकते। हमें मिस ली बिंगयुन की क्षति के लिए बहुत खेद है। 1 लाख? हुआन फैंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। अप्रत्याशित रूप से धातु का दरवाजा इतना मूल्यवान था। हालांकि आखिरकार दरवाजा खुद ही टूट गया। हुआन फैंग मुआवजा स्वीकार नहीं करेंगे। क्या वो बहुत कम नहीं है? हुआन फैंग की अभिव्यक्ति को देखकर प्रबंधक स्पष्ट रूप से आंकड़े से संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने कहा, 15 लाख, 1,50,000 के बारे में क्या? ये सबसे अच्छी ईमानदारी है जो मैं दे सकता हूँ। इस बार इस होटल के मैनेजर ने झूठ नहीं बोला। यदि हुआन फैंग अभी भी इस संख्या से असंतुष्ट है तो वो केवल अपने बॉस से निर्देश मांग सकता है। जब हुआन फैंग ने सुना कि दूसरी पार्टी की कीमत फिर से बढ़ा दी गई है तो उन्हें थोड़ा निराशा हुई। यह अपने साथ खिलवाड़ है। उसने अभी 1 लाख युआन लौटाए हैं। इतने कम समय में वो वास्तव में 50,000 युआन बढ़ गया है। यह आपके लिए जानबूझकर बनाया गया गड्ढा है। हुआन फैंग की नाराजगी की अभिव्यक्ति देखकर होटल प्रबंधक अपने दिल में फूट फूट कर रोने लगा। हालांकि हुआन फैंग को किसने बताया कि उसकी पृष्ठभूमि अच्छी है और उसे नाराज नहीं किया जा सकता। मैनेजर को अपने बॉस को बुलाने की तैयारी करनी पड़ी। कौन जानता है, हुआन फैंग ने कहा, ठीक है, 150,000, 150,000 है, अपना कार्ड स्वाइप करें। हालांकि हुआन फैंग को लगता है कि संख्या थोड़ी अधिक है। वो दूसरों के व्यवसाय में भी देरी करता है और उसके कुछ अन्य प्रभाव भी है। हालांकि हुआन फैंग निर्देशक यान के खिलाफ लड़ सकते हैं, लेकिन वो एक अनुचित व्यक्ति नहीं है। हुआन फैंग, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ली बिंगयू ने कहा, फिर अपने सहायक को भुगतान करने का इशारा किया। इस बार ली बिंगयू के सहायक के पास कोई शब्द नहीं थे। आखिरकार हुआन फैंग वो दरवाजा है जिसे बिंगयू और उसने स्वयं नष्ट कर दिया था। इस पैसे का भुगतान हुआन फैंग को नहीं करना चाहिए। ठीक है, मेरे पास अभी भी पैसे हैं, ये ठीक है, हुआन फैंग ने कहा। हालांकि हुआन फैंग की 3 हरकतों ने प्रबंधक को स्तब्ध कर दिया। फिर हुआन फैंग और सहायक ली बिंगयून द्वारा सौंपे गए कार्डों को देखकर उसे एहसास हुआ कि उसने गलत समझा है। हुआन फैंग का इरादा अपने दोस्त के मानसिक नुकसान व्यय का भुगतान करने का नहीं था, बल्कि वो होटल के पैसे का भुगतान करना चाहता था, जो प्रबंधक के लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित था। होटल मैनेजर के दिमाग में हुआन फैंग की पृष्ठभूमि और क्षमता है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत अहंकारी और अविवेकी होगा। हालांकि इस मामले का होटल से कोई लेना देना नहीं है। हुआन फैंग को वास्तव में लड़ना होगा और होटल इसे सहन नहीं कर सकता। इसलिए प्रबंधक हुआन फैंग को मुआवजा देने के लिए तैयार है। इसके अलावा उन्हें नहीं लगता कि यह गलत है। उन्हें बस यही उम्मीद है कि हुआन फैंग की भूख बहुत बड़ी नहीं होगी। हालांकि वो नहीं सोचता कि वो पूरी तरह से गलत है। हुआन फैंग न सिर्फ होटल से मुआवजा नहीं चाहते, बल्कि होटल को मुआवजा भी देना चाहते हैं। इस समय होटल प्रबंधक को लगता है कि उसके विश्व दृष्टिकोण में कुछ बदलाव हुए हैं। परेशानी क्या है? ले लो, हमें कुछ और करना है। हुआन फैंग ने देखा कि मैनेजर सिर्फ खुद को घूर रहा था, इसलिए वो असंतुष्ट हो गया और उसने आग्रह किया कि ली बिंगियो और उसकी पत्नी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं और उन्हें उन्हें ले जाना होगा। ओह, हुआन फैंग ने होटल मैनेजर को बताया और फिर वो होश में आया। अवचेतन रूप से वो वही करना चाहता था जो हुआन फैंग ने कहा था। हालांकि जब वो आधे रास्ते पर पहुंच गया तो उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की और हुआन फैंग से कहा, नहीं श्री हुआन, हम ये पैसा स्वीकार नहीं कर सकते। क्या बात? हुआन फैंग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। हाँ, उसका नहीं, हमारा। ली बिंगयून की सहायक ने कहा कि उसने अपना कार्ड आगे भेज दिया है। जाहिर है उसने मैनेजर की बात का मतलब भी गलत समझा। नहीं, उन्होंने गलत समझा। मैनेजर ने फिर भी अपना सिर हिलाया और कहा, मैं आप दोनों के पैसे नहीं संभाल सकता। इस बार मिस बिंगयून को डराने की जिम्मेदारी हमारे होटल की है। हम बहुत खुश हैं कि उन दोनों ने हमारी परेशानी नहीं पूछी। कैसे कर सकते हैं हम तुम दोनों के पैसे इकट्ठा करते हैं? जहां तक दरवाजे की बात है, इसका कोई मूल्य नहीं है, बस इसे बदल दो। हालांकि उस दरवाजे की कीमत कुछ पैसे है। इस समय होटल का प्रबंधक वास्तव में उस दरवाजे के लिए हुआन फैंग और अन्य से शुल्क नहीं लेगा। अन्यथा यदि बॉस को इसके बारे में पता चल गया तो वो उसकी प्रशंसा नहीं करेगा या उसे दोष भी नहीं देगा। उदाहरण के लिए उनके वाइन शॉप उद्योग में पुलिस के साथ उसके अच्छे संबंध होने चाहिए। पुलिसकर्मी ने सिर्फ टीम का नेतृत्व किया। वो हुआन फैंग को जानता था। वो एक कप्तान था, लेकिन जब उसने हुआन फैंग को देखा तो वो बहुत विनम्र था।
जाहिर है हुआंग की पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग थी। इतने कम पैसों में वो हुआंग फैंग को नाराज करने को कैसे तैयार हो सकता था। मैंने अभी जो 1,50,000 कहा वो मुआवजा है जो हम मिस बिंग्यू को देते हैं। आखिरकार मिस बिंग्यू हमसे डरी हुई है, हमें इसे व्यक्त करना चाहिए, मैनेजर ने कहा। अब और नहीं, ली बिंग्यून ने जल्दी से कहा। उसके बाद उसने हुआंग फैंग की ओर देखा, जाहिर तौर पर उसके बोलने का इंतजार कर रहा था। हाँ, कोई जरूरत नहीं, हुआंग फैंग ने कहा कि ली बिंग्यून को पैसों की कमी नहीं होगी। इसके अलावा इसका होटल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि हम पैसे का भुगतान करें। आइए पहले चलें। एक नया संस्करण, एक नया संस्करण, एक नया संस्करण, एक तेज संस्करण, एक अधिक स्थिर संस्करण। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 925 मुझे अपने साथ चलने दो। चूंकि होटल नहीं चाहता था कि उन्हें पैसे की हानि हो, हुआंग फैंग को एक दूसरे को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, इसलिए उन्होंने ली बिंग्यून और उनके सहायक को जाने की तैयारी में मदद की। ये होटल प्रबंधक हुआंग फैंग के रवैये पर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने बस हुआंग फैंग की उग्रता देखी। अप्रत्याशित रूप से वो इतना अच्छा वक्ता था। यह मेरा व्यवसाय कार्ड है, श्री हुआंग बाद में रात्रिभोज के लिए हमारे पास आएंगे, आप मेरे पास आ सकते हैं। होटल मैनेजर ने तुरंत अपना बिजनेस कार्ड दे दिया। हुआंग फैंग के लिए, जिसकी पृष्ठभूमि अच्छी है और वह अच्छी तरह से बोल सकता है, वो स्वाभाविक रूप से दोस्त बनाना चाहता है। हुआंग फैंग ने सिर हिलाया, बिजनेस कार्ड अपनी इच्छानुसार दूर रख दिया और ली बिंग्यू के साथ चला गया। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुम कहां रहते हो, हुआंग फैंग ने उन्हें अपनी कार में बिठाने में मदद की और कहा। ठीक है, ली बिंग्यून ने उत्तर दिया, और उसके सहायक की स्वाभाविक रूप से कोई राय नहीं थी। जल्द ही हुआंग फैंग ने उन्हें अपने होटल भेज दिया। उसके बाद उसने उन्हें राहत देने के लिए 2 गिलास पानी डाला। निर्देशक यांग ली बिंग्यू का वीडियो शूट करना चाहते हैं और वह लकड़ी वाले व्यक्ति की भूमिका नहीं निभाना चाहते हैं, इसलिए ली बिंग्यू को दी गई दवा ठीक उसी तरह की दवा है जिससे उनकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। यह कोई दवा नहीं है, हुआंग फैंग को अभी यह पता चला है, इसलिए ली बिंग्यू और उनकी पत्नी को बस अच्छे आराम की जरूरत है। मैं पहले जाऊंगा, पहले आराम कर लो, रात के आराम के बाद सब ठीक हो जाएगा, हुआंग फैंग ने ली बिंग्यू और उनकी पत्नी से कहा। मूल रूप से वो आज शाम कंपनी के बारे में ली बिंग्यू से बात करना चाहते थे, लेकिन अब ली बिंग्यून और उनकी पत्नी स्पष्ट रूप से काम के बारे में बात करने के लायक नहीं है, इसलिए हुआंग फैंग कल ही वापस आ सकते हैं। नहीं, क्या आप थोड़ी देर और इंतजार कर सकते हैं? ली बिंग्यून ने हुआंग फैंग की ओर दयनीय दृष्टि से देखा और कहा कि वो बाहरी लोगों के सामने ऐसी अभिव्यक्ति नहीं दिखाएगी। हालांकि हुआंग फैंग के सामने उसने अपनी भावनाओं को नहीं छिपाया। कभी कभी वो जानबूझकर हुआंग फैंग के साथ फ्लर्ट करती थी। हुआंग फैंग ने उसे कई बार बचाया है, तो उसके दिल में हुआंग फैंग विश्वास और निर्भरता के योग्य व्यक्ति है, अपने भाई की तरह। यहाँ तक कि कुछ हद तक ली बिंग्यू भी हुआंग फैंग पर अधिक निर्भर है। आज शाम हालांकि ली बिंग्यू के साथ आखिरकार कोई दुर्घटना नहीं हुई, वह भी डरी हुई थी, इसलिए अब वो चाहती है कि जल्दी जाने के बजाय हुआंग फैंग उसके साथ रहे। मिस्टर हुआंग थोड़ी देर रुकेंगे, मैं पहले अपने कमरे में वापस जाऊंगा। ली बिंग्यू की सहायक इस बार हुआंग फैंग से नहीं मिल पाई, क्योंकि वो समझ गई थी कि अभी जो हुआ उसका ली बिंग्यू पर कुछ प्रभाव पड़ा है। हुआंग फैंग ली बिंग्यू की मदद के लिए यहाँ है। तो ठीक है, हुआंग फैंग ने सोचा और कहा। उसके बाद ली बिंग्यून का सहायक अपने कमरे में वापस चला गया। हालांकि वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, इस अवधि के आराम और थोड़ा पानी पीने के बाद चलने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनका शरीर ज्यादा ताकत नहीं बना पाता है। हुआंग फैंग, आज रात धन्यवाद, आपने मुझे फिर से बचा लिया। अपने सहायक के जाने का इंतजार करने के बाद ली बिंग्यून ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हुआंग फैंग की ओर देखा। ली बिंग्यून के दिल में हुआंग फैंग अब सिर्फ उसकी अपनी संरक्षक भावना है। जब भी वो खतरे में होता है, हुआंग फैंग हमेशा समय पर प्रकट होता है और खुद को बचाता है, जिससे ली बिंग्यून को हुआंग फैंग का अधिक शौक होता है और वो उस पर अधिक निर्भर हो जाता है। आपने पहले भी धन्यवाद दिया है। हुआंग फैंग ली बिंग्यू के बगल में बैठ गया और उसकी ओर देखा और कहा, इसके अलावा क्या हम दोस्त नहीं हैं? हम इतने विनम्र क्यों हैं? हुआंग फैंग के दिल में हालांकि ली बिंग्यून एक बड़ा सितारा है, साथ ही वो एक नेक जन्म का व्यक्ति भी है, लेकिन वो एक छोटी लड़की भी है जिसकी देखभाल की जानी चाहिए। वो सरल और प्यारी है और हुआंग फैंग को नहीं लगता कि उसकी मदद करना गलत है। इसके अलावा हुआंग फैंग भी सोचते हैं कि इस मामले का खुद से कुछ लेना देना है। यदि ली बिंग्यून अपनी मदद के लिए पिछली कंपनी को छोड़ना नहीं चाहती, तो वह आज शाम को नहीं मिलती। बेशक इस मामले के माध्यम से, चाहे वो या ली बिंग्यू कोई भी हो, वो ली बिंग्यू की पिछली कंपनी का असली चेहरा स्पष्ट रूप से देख सकता है। ये ली बिंग्यू के लिए भी अच्छी बात है। हाँ, हम दोस्त हैं, इतने विनम्र मत बनो, ली बिंग्यू ने भी मुस्कुराते हुए कहा। वैसे क्या आपने पहले नहीं कहा था कि आपका मेरे साथ कुछ लेना देना है? क्या हो रहा है? वैसे भी अब उनके पास समय है। ली बिंग्यून स्वाभाविक रूप से हुआंग फैंग के साथ बात करना चाहते हैं। वो काम के बारे में बात करने को तैयार है। वास्तव में आपको हमारी कंपनी में आमंत्रित करने के लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि ऐसा लगता है कि आपने निर्णय ले लिया है। मैं अपनी नवस्थापित कंपनी में आपके विश्वास के लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, हुआंग फैंग ने कहा। इसके लिए धन्यवाद। आपने अभी कहा कि हम दोस्त हैं और इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, ली बिंग्यून ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके अलावा मैं अपनी जान भी पहले से पकड़ लेता हूँ। जब आपकी कंपनी बड़ी हो जाती है तो आप मुझे नहीं भूल सकते। कैसे? हुआंग फैंग ने कहा। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि अगर आप मेरी कंपनी में प्रवेश करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। हुआंग फैंग को पता है कि इससे पहले ली बिंग्यून को कंपनी द्वारा कई व्यावसायिक शो और भोजन में भाग लेने की व्यवस्था की गई थी, जिसमें वो बिल्कुल भी भाग नहीं लेना चाहती थी। ऐसी चीजों के लिए हुआंग फैंग यहाँ नहीं होगा। तो फिर मैं सबसे पहले मेरा ख्याल रखने के लिए बिग बॉस को धन्यवाद देना चाहूंगा, ली बिंग्यून ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे आप रद्दीकरण के बारे में क्या करने जा रहे हैं? अगर मैं आपके साथ कंपनी मुख्यालय जाऊं तो कैसा रहेगा? हुआंग फैंग ने ली बिंग्यून से कहा।
इस शाम के कार्यक्रम के माध्यम से ली बिंग्यू और हुआंग फैंग समझ सकते हैं कि ली बिंग्यू की कंपनी उसे आसानी से जाने नहीं देगी। जब ली बिंग्यू रद्द करने की औपचारिकताओं को संभालने के लिए कंपनी के मुख्यालय में जाएंगे तो मुश्किलें कम नहीं होंगी। नहीं, इस कंपनी का मुख्यालय मेरे घर पर ही है, उस समय मैं अपने भाई को अपने साथ आने दूंगा, ली बिंग्यू ने कहा। जब उसने ली बिंग्यू को सुना तो हुआंग फैंग को पता चल गया कि ली बिंग्यू का इरादा इस शाम की घटनाओं को आसानी से बीतने देने का नहीं था। उसका भाई उसकी बहुत परवाह करता था। अगर उसे पता होता कि कंपनी उसकी बहन पर अत्याचार करना चाहती है तो उसे गुस्सा ना आए तो आश्चर्य नहीं होगा। मुझे जाने दो, आखिरकार अभी पहचान रखना आपके लिए असुविधाजनक है, मैं वैसी नहीं हूँ। इसके अलावा मेरी कंपनी के कारण ही आपके साथ ऐसी चीजें होती हैं। वैसे भी मैं भी जिम्मेदार हूँ, हुआंग फैंग ने कहा। ली बिंग्यू ने थोड़ी देर के लिए झिझकते हुए कहा, क्या इससे आपके समय में बहुत देरी होगी? बेशक, ली बिंग्यू चाहती है कि हुआंग फैंग उसके साथ जाए, लेकिन वो हुआंग फैंग को ज्यादा देर नहीं करना चाहती, इसलिए वो अपने भाई को ढूंढना चुनती है। ये ठीक है, मैं अब एक दुकानदार हूँ, मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ, हुआंग फैंग ने कहा। एक नया संस्करण, एक नया संस्करण, एक नया संस्करण, एक तेज संस्करण, एक अधिक स्थिर संस्करण। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 926 रेगिस्तानी कलाकृतियां। दोनों कल ली बिंग्यू की कंपनी मुख्यालय जाने पर सहमत हुए। उसके बाद हुआंग फैंग कुछ देर के लिए अन्य चीजों के बारे में बात करने के लिए ली बिंग्यू के साथ गए। ये देखकर कि समय सचमुच बहुत देर हो चुका था, उन्होंने अलविदा कह दिया। जब हुआंग फैंग अपने निवास पर लौटे तो उन्होंने पाया कि बाई जियाओ अभी भी सोफे पर टीवी देख रही थी। मेरे वापस आने का इंतजार कर रहे हो? हुआंग फैंग उसके पास बैठे और स्वाभाविक रूप से उसके कंधे को गले लगाया और कहा कि कल रात निकट संपर्क के साथ हुआंग फैंग और बाई जियाओ के बीच संबंध घनिष्ठ हो गए, जैसे कि उन्होंने खिड़की के कागज में छेद कर दिया हो। उन्हें छुपे रहने की कोई जरूरत नहीं थी। कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है? बाई जियाओ ने हुआंग फैंग पर एक नजर डाली और थोड़ी देर के लिए संघर्ष किया। ये देखकर कि वो अलग नहीं हुई, उसने हार मान ली। दरअसल वो वास्तव में अलग नहीं होना चाहती थी। वास्तव में हुआंग फैंग के साथ संबंध बनाने के बाद बाई जियाओ का दिल लगभग पूरा हुआंग फैंग के शरीर में है, जिसे खुद हुआंग फैंग ने महसूस नहीं किया होगा, क्योंकि बाई जियाओ आमतौर पर एक बहुत ही स्वतंत्र व्यक्ति है, अन्यथा वो इसमें नहीं होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के विशेषज्ञ जंगल में अभी भी जमीन का एक टुकड़ा है। हालांकि हुआंग फैंग को यह नहीं पता था कि बाई जियाओ जब छोटी थी तो वह एक अनाथ थी। उसने सहयोग से आंतरिक शक्ति सीखी। बाद में वो अपने प्रयासों से राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो में प्रवेश कर गई और नेता बन गई। हालांकि उसकी आंतरिक कोमलता को उसकी मजबूत उपस्थिति से छुपाया नहीं जा सकता है। हालांकि बाई जियाओ हमेशा दूसरों को ठंडी दिखती है, यह उसके जन्म से संबंधित है। जब वो बच्ची थी तब से उसे प्यार नहीं किया गया है और उसे बहुत धमकाया गया है, जिससे धीरे धीरे उसमें अन्य लोगों के साथ संपर्क पसंद न करने की आदत विकसित हो गई है। आखिरकार एक अनाथ बच्चे के रूप में बाई जियाओ को उसके आसपास के बच्चे हमेशा जंगली बच्चा कहते थे। स्वाभाविक रूप से बाई जियाओ का दिल असहज है। इसलिए भले ही वो कई वर्षों से एनएसए में है, बाई जियाओ के एनएसए में कुछ दोस्त है, फिर कोई नहीं जानता कि उसका दिल भी देखभाल और प्यार चाहता है। हुआंग फैंग के साथ संबंध बनाने के बाद हालांकि उसकी सतह पर कोई बदलाव नहीं आया है। हुआंग फैंग का सामना करते समय उसकी आंखें अलग होती हैं। अपने दिल में हुआंग फैंग को लंबे समय से दुनिया में उनके सबसे करीबी परिवार के सदस्य के रूप में माना जाता है और उनके दिल में हुआंग फैंग पर बहुत निकटता और निर्भरता है। विशेषकर कल रात खिड़की का कागज फाड़ने के बाद उन्होंने हुआंग फैंग को आज रात वापस आते नहीं देखा। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो हर समय हुआंग फैंग के बारे में सोच रही थी। कभी कभी वो ये भी सोचती थी कि क्या हुआंग फैंग उसे उसके माता पिता की तरह त्याग देगा और उसे अकेला छोड़ देगा। इसलिए जब हुआंग फैंग अंदर आए तो वो वास्तव में अपने दिल में खुशी से हंसी। बेशक मेरी अच्छी पत्नी और कौन है? हुआंग फैंग ने बाई जियाओ के चेहरे को चूमा और मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी पत्नी कौन है? मुझे नहीं पता कि मुझे इतनी सारी महिलाएं कहां से मिली, बाई जियाओ ने कहा। जब आप इतनी देर से वापस आते हैं तो आपको अन्य महिलाओं के साथ जाना पड़ता है। आपके अंदर अभी भी गंध है। नाक बहुत स्मार्ट है, हुआंग फैंग ने कहा। मैं वास्तव में एक महिला के साथ हूँ। यह व्यक्ति आप जानते हैं ली बिंग्यून है। आज रात उसके साथ कुछ हुआ। उसके बाद हुआंग फैंग ने बाई जियाओ को बताया कि गोबिन होटल में ली बिंग्यून के साथ क्या हुआ था। बाई जियाओ ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि किसी और लड़की को आपके द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है। यदि यह आपके लिए है तो उसे ऐसी किसी चीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको उसका साथ देना चाहिए। हालांकि उसकी कंपनी का निदेशक अच्छी बात नहीं है। यदि वे ली बिंग्यू की पृष्ठभूमि जाने, उन्हें नहीं पता कि वे बेहोश हो जाएंगे या नहीं। बकवास, मेरे और बर्फ के बादल के बीच यह वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं, हुआंग फैंग ने कहा। लेकिन यह वास्तव में मेरी वजह से है। मैं कल उसके साथ उसकी कंपनी में जाऊंगा और रद्दीकरण प्रक्रियाओं में उसकी मदद करूंगा। मुझे डर है कि इस बार आपका समय अच्छा नहीं बीतेगा, बाई जियाओ ने कहा। मुझे पता है, हुआंग फैंग ने सिर हिलाया। उसके बाद हुआंग फैंग ने बाई जियाओ को उठाया और कहा, ठीक है, ये बहुत जल्दी नहीं है, चलो पहले आराम कर लें। मुझे नीचे बिठाओ, तुम बहुत गंदे हो और धोना नहीं जानते, बाई जियाओ ने शर्माते हुए कहा। एक साथ धोएं, एक साथ धोएं। हुआंग फैंग ने बाई जियाओ को पकड़ लिया और सीधे बाथरूम में चला गया। परिणाम स्वरूप कुछ कारणों से स्नान में काफी समय लग गया। अगली सुबह हुआंग फैंग के उठने के बाद वो अच्छे मूड में था और बाई जियाओ भी लाल चेहरे के साथ उसके बगल में सो रही थी। अब तक वो नहीं जागा क्योंकि उसने पहले खिड़की का कागज तोड़ दिया था। कल रात बाई जियाओ ने सोने के लिए अपने कमरे में वापस जाने पर जोर नहीं दिया। वे दोनों हुआंग फैंग के कमरे में सोए थे। कल बाई जियाओ की उपस्थिति के कारण हुआंग फैंग के पास भंडारण बॉक्स की जांच करने का समय नहीं था। इसलिए सुबह उठकर वो पहली बार स्टोरेज बॉक्स चेक करने गए और इस बार स्टोरेज बॉक्स ने उन्हें भी चौंका दिया।
सुपर सीड एक बेहद तेजी से बढ़ने वाला बीज जो रेगिस्तान जैसे बेहद कठोर वातावरण में विकसित हो सकता है और इसकी जानबूझकर देखभाल करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये भूमि मरुस्थलीकरण का विरोध करने का एक प्रभावी साधन है। बैग में धात्विक चमक वाले असंख्य बीजों को देखकर हुआंग फैंग थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। अप्रत्याशित रूप से इस बार उसे ये चीजें मिल गईं और भंडारण बॉक्स में जो गायब हो गया वो आड़ू और नाशपाती की गुठली थी जो उसने पहले रखी थी। हुआंग फैंग पहले फ्लैट आड़ू से प्रेरित थे और उन्हें अंदर डाल दिया था। हुआंग फैंग ने इसके बारे में नहीं सोचा था। उसे वहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। खुद को बदलने से ये चीजें वापस आ जाएंगी। सुपर बीज हुआंग फैंग में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकते हैं। हालांकि कुछ रेगिस्तानी इलाकों में उनकी तुलना देवताओं से की जा सकती है। चीन में ये रेगिस्तानी इलाकों में भी है। कई स्थानों पर हाल के वर्षों में अक्सर रेत के तूफान आते रहे हैं, विशेषकर सम्राट की राजधानी में। हर साल राज्य मरुस्थलीकरण नियंत्रण की दिशा में कई निवेश करता है, लेकिन प्रभाव बहुत अच्छा नहीं होता है। हुआंग फैंग को इस बार कम संख्या में बीज मिले, लेकिन वे भी सीमित हैं। वास्तव में रेगिस्तान में भूमिका निभाने के लिए इन बीजों की संख्या स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं है। हालांकि हुआंग फैंग के पास एक स्टोरेज बॉक्स वाला स्टोर है। इससे पहले क्योंकि उसके पास फिलहाल जल्दी में उपयोग करने के लिए किसी चीज की कमी नहीं थी, वो केवल कुछ ही बार स्टोर पर गया। इसके अलावा वहां बहुत सारी चीजें थीं, इसलिए हुआंग फैंग को वास्तव में नहीं पता था कि वहां क्या था। इस बार हुआंग फैंग को सुपर बीज मिले। वो स्टोरेज बॉक्स की दुकान पर गया और पाया कि वहां भी कुछ थे। हालांकि वे जिन्स द्वारा बेचे गए थे। कम से कम 100 किलोग्राम सुपर बीज खरीदे जाने चाहिए और 100 किलोग्राम सुपर बीज की कीमत 10 मिलियन युआन है। यदि यह सुपर बीज उतना ही अच्छा है जितना परिचय में कहा गया है, तो हुआंग फैंग ने सोचा कि कीमत महंगी नहीं है। अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट T, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट W, 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 अपडेट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 927 छिपे हुए साधन। आप क्या कर रहे हो? जैसे ही हुआंग फैंग स्टोरेज बॉक्स की दुकान में घूम रहा था, बाई जियाओरो की आवाज आए। हुआंग फैंग उसकी ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? क्या तुम जाग रही हो? कुआ, बाई जियाओरो ने उत्तर दिया, लेकिन वो तुरंत नहीं उठी। इसके बजाय वो बिस्तर पर लेट गई और अपनी आंखें मल ली। उसे हुआंग फैंग में कोई असामान्यता नहीं मिली। वास्तव में हुआंग फैंग इसे लंबे समय से जानते हैं। अन्य लोगों को उन चीजों के बारे में शब्द नहीं मिलेंगे जिन्हें भंडारण बॉक्स प्रतिस्थापित करता है। इसी तरह उन्हें स्टोरेज बॉक्स का स्टोर भी नहीं मिलेगा। बाहरी लोग ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज बॉक्स के अस्तित्व को देख सकते हैं। तुम्हारे हाथ में क्या है? बाई जियाओरो ने हुआंग फैंग के हाथ में बैग को देखा और कहा, कुछ बीज, हुआंग फैंग ने कहा। उसके बाद उन्होंने बीज एक तरफ रख दिए, बिस्तर पर चले गए और बाई जियाओरो को अपनी बाहों में लेकर लेट गए। बाई जियाओरो ने हुआंग फैंग की बाहों में झुककर कहा, आप कमरे में बीजों के साथ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, ये बातें मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, हुआंग फैंग ने कहा। रहस्यमयी, बाई जियाओरो ने एक शब्द कहा, लेकिन दोबारा नहीं पूछा। वैसे मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर मैं किसी के साथ पंजीकरण कराना चाहता हूँ, तो क्या आप यहाँ मेरी मदद कर सकते हैं? हुआंग फैंग ने पूछा। क्या आप और क्यू निनशुन दोस्त नहीं है? बस उससे इसके बारे में पूछें, बाई जियाओरो ने कुछ संदेह के साथ पूछा। हुको की समस्या को हल करने के लिए क्यू निनशुन को ढूंढना वास्तव में आवश्यक है। राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के साथ संबंध बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, मेरा मतलब है, ऐसे कई लोग हैं जो इस बार पंजीकरण कराना चाहते हैं, और मैं नहीं चाहता कि अन्य लोग उनकी उत्पत्ति की जांच करें, हुआंग फैंग ने कहा। कुछ और? बाई जियाओरो अधिक भ्रमित है। कितने? दर्जनों, शायद भविष्य में और अधिक, हुआंग फैंग ने कहा। क्या आप एक तस्कर हैं? अचानक इतने सारे लोग बिना पंजीकृत स्थायी निवास के कैसे आ गए? इतने सारे लोगों को पंजीकृत होने में मदद करने के लिए? मैं वास्तव में अभी इसे समझा नहीं सकता। मैं इसे आपको बाद में स्पष्ट कर दूंगा, ठीक है, हुआंग फैंग ने कहा। बाई जियाओरो हुआंग फैंग को देखती है और सिर हिलाती है। ठीक है, मुझे यकीन है कि आप मुझे उन लोगों की तस्वीरें और बुनियादी जानकारी दे सकते हैं जो पंजीकरण करना चाहते हैं, और मैं उनसे निपट लूंगा। धन्यवाद, हुआंग फैंग ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। आखिरकार बाई जियाओरो ने खुद से विस्तार से नहीं पूछा, इसलिए उन्होंने खुद पर विश्वास करना और खुद की मदद करना चुना। हुआंग फैंग आभारी थे। और मैं बहुत विनम्र हूँ, बाई जियाओरो ने वैसे ही इशारा किया जैसे वे अभी हैं, और सफेद हुआंग फैंग ने एक नजर में कहा। हुआंग फैंग मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। इस बार हुआंग फैंग ने बाई जियाओरो से खाता पंजीकरण में मदद करने के लिए कहा। इसका मुख्य कारण यह है कि हुआंग फैंग ने सुपर बीजों के कारण भंडारण बॉक्स की दुकान का दौरा किया था। उन्होंने पाया कि इसमें कई अच्छी चीजें हैं, यहाँ तक कि कई चीजें मौजूदा तकनीक से भी कहीं आगे है। हालांकि हुआंग फैंग के पास एक समस्या भी है, वो ये है कि अगर वो इन चीजों का आदान प्रदान करता है, तो इन चीजों के स्रोत की व्याख्या कैसे करें? जब उन्होंने पहले सीवेज उपचार प्रणाली निकाली, तो हुआंग फैंग ने इसके बारे में इतना नहीं सोचा। हाल ही में, क्योंकि यह सीवेज उपचार उपकरण अधिक से अधिक लोकप्रिय और अधिक चिंतित है, गो लियांग ने हुआंग फैंग से बात की है। ठीक है, यह ऐसा है जैसे कोई इस चीज के बारे में पूछ रहा है। यदि कोई ऐसा करता है, तो हुआंग फैंग इस चीज का स्रोत नहीं बता सकते। इसलिए हुआंग फैंग ने एक प्रयोगशाला स्थापित करने के बारे में सोचा, ताकि वो अपनी आंखें छिपा सके। हालांकि लैब स्टाफ के लिए वो वास्तविक लोगों को नहीं चुनना चाहता था। आखिरकार जब तक वे वास्तविक लोग थे, हुआंग फैंग इस पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर सकते थे। यदि किसी दिन उन्होंने स्वयं को धोखा दे दिया, तो उसे इसका पता नहीं चलेगा।
अन्य स्थानों में हुआंग फेंग पहले ही दास खरीदने की मिठास का स्वाद चख चुका है, तो इस बार प्रयोगशाला के कर्मचारी हुआंग फेंग ने इसे दासों से भरने का इरादा किया है और जादुई भंडारण बॉक्स स्टोव वास्तव में दास बेचता है। हालांकि कीमत सस्ती नहीं है। हुआंग फेंग ने पहली बार उन्हें देखते ही उन्हें खरीदने का फैसला किया। आखिरकार इन दासों को उसने भंडारण बॉक्स ली के माध्यम से खरीदा। वफादारी के मामले में कभी कोई समस्या नहीं होगी। हुआंग फेंग उन्हें बाद में हल करने के लिए बहुत सी चीजें भी दे सकते हैं। इन दासों के वास्तविकता में आने के बाद पहचान की समस्या का समाधान होना चाहिए। हुआंग फेंग को उन्हें कानूनी पहचान देनी होगी। यदि संख्या छोटी है तो हुआंग फेंग स्वयं क्यू मिंगशुंग या क्यू सचिव को ढूंढ सकते हैं। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस बार उसे बहुत सारे लोगों को हल करना है, इसलिए वो मदद के लिए केवल बाई जियाओरो को चुन सकता है। सौभाग्य से बाई जियाओरो मदद करने को तैयार है, साथ ही वो मदद करने की क्षमता भी रखती है। थोड़ी देर बिस्तर पर लेटे रहने के बाद हुआंग फेंग उठ गया। हालांकि हुआंग फेंग व्यायाम करने के लिए उत्सुक है। उन्होंने ली बिंगयू के साथ एक नियुक्ति की है, इसलिए वो देरी नहीं कर सकते। जब हुआंग फेंग ने होटल महसूस किया तो ली बिंगयू और उनके सहायक ने अपना सामान पैक कर लिया था। लंबे समय तक प्रतीक्षा करें। हुआंग फेंग जल्दी से दोनों लोगों को चीजें दिलाने में मदद करने के लिए ऊपर गए। नहीं, हमने तो बस औपचारिकताएं पूरी की है, ली बिंगयून ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि उसके सहायक ने उसकी ओर पीठ कर ली। दरअसल वे काफी समय से डाउन थे। सुबह में ली बिंगयून उठने और सामान पैक करने के लिए इंतजार नहीं कर सका। आपको कैसा लगता है? हुआंग फेंग ने ली बिंगयून और उसके सहायक की चीजें ट्रंक में रख दी। मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, मैं अब ठीक हूँ, ली बिंगयून ने कहा। अच्छी बात है, चलो चलें, हुआंग फेंग ने कहा। कुआ फिर ली बिंगयून और उसका सहायक हुआंग फेंग की कार पर चढ़े। फिर हुआंग फेंग ने कार स्टार्ट की और हवाई अड्डे की ओर चल दिए। लेकिन हुआंग फेंग में कुछ लोगों को यह नहीं पता चला कि होटल से कुछ दूरी पर एक इमारत के कमरे में शेन यान, एक पापराजी जिसने पहले हुआंग फेंग और ली बिंगयून के बीच घोटाले को उजागर किया था, ने उत्साह से अपना कैमरा हटा दिया था। चूंकि शेन यान ने आखिरी बार ली बिंगयू और उसके रहस्यमय प्रेमी के बीच घोटाले का खुलासा किया था, इस क्षेत्र में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई है और उसके अखबार के संपादक ने भी उसे सर्वोत्तम उपकरणों से सुसज्जित किया है और उसे ली बिंगयू को भूलने के लिए जिम्मेदार बने रहने दिया है। इस बार ली बिंगयू ने एक संगीत कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जियांगजू आए, लेकिन शेन यान बहुत खुश थे, जिसका मतलब है कि उनका मौका आया। हालांकि बाद में उन्होंने पाया कि ली बिंगयू इस बार बहुत सावधान थे। वो मुश्किल से ही बाहर निकलता था। वो बस अपने सहायक के साथ बाहर चला गया, जिससे वो कोई उपयोगी समाचार नहीं ले सका। वास्तव में शेन यान को यह नहीं पता था कि ली बिंगयून दरवाजे से बाहर चली गई थी, लेकिन उसकी मेकअप तकनीक अभी भी उत्कृष्ट थी। शेन यान को पता नहीं चला। जब हुआंग फेंग ने कल रात ली बिंगयू को वापस भेजा तो उसने जानबूझकर ली बिंगयू का चेहरा रोक दिया और आसपास की स्थिति पर ध्यान दिया। इसलिए हालांकि शेन यान कल रात होटल के पास थी, उसने अपने बाल नहीं भेजे। अब हुआंग फेंग और ली बिंगयून एक साथ वापस आ गए। आज शेन यान को नहीं पता था कि ली बिंगयू निकलने वाला है, लेकिन वो होटल के सामने इंतजार कर रहा था। अप्रत्याशित रूप से उन्हें इतनी मजबूत खबर मिली। अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट T, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट W, 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 अपडेट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 928 वही व्यक्ति है। बाल, मैं फिर से बाल काटना चाहता हूँ। इतने दिनों तक इंतजार किया, आखिरकार मुझे इंतजार करने दो। पैकिंग करते समय शेन यान ने उत्साह से खुद से कहा। यह नया उपकरण वास्तव में कवर नहीं किया गया है। इतनी लंबी दूरी से उन्होंने साफ तस्वीर खींची है। तस्वीर में हुआंग फेंग और ली बिंगयून देश छोड़ने के बारे में स्पष्ट है। हुआंग फेंग की कार के लिए शेन यान कोई अजनबी नहीं है। ये कार के मालिक और ली बिंगयून के बीच हुए घोटाले के कारण है कि उन्होंने पापराजी सर्कल में अपना स्थान हासिल किया है। साथ ही उन्होंने बड़ी रकम बोनस भी जीती है, तो वो कार को कैसे भूल सकता है। और तो और हुआंग फेंग की कार बहुत खास है। शेन यान को आश्चर्य हुआ। इस कार का मालिक हुआंग फेंग है, जो तियानजियाओ समूह का पूर्व सुरक्षा गार्ड है। हुआंग फेंग और ली बिंगयून के बीच पहले भी एक घोटाला हुआ था। ये तीसरी श्रेणी का छोटा सितारा था जो फूट पड़ा। हालांकि उस वक्त किसी को यकीन नहीं हुआ। आखिरकार ली बिंगयून लाखों परिवार सदस्यों के साथ एक प्रसिद्ध सितारा है। इसके अलावा वो बहुत खूबसूरत है और उनके कई प्रशंसक हैं। लेकिन हुआंग फेंग सिर्फ एक कंपनी का सुरक्षा गार्ड है। ये दोनों लोग एक दूसरे के बारे में कैसे सोच सकते हैं? इसलिए हालांकि उस समय छोटे सितारे ने इसे बड़े वादे के साथ कहा था, लेकिन आम लोगों ने इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। जब तक शेन यान ने उसकी तस्वीर नहीं खींची, तब तक ली बिंगयू सुपर रन पर नहीं था और कार के मालिक के करीब था। तब जनता का मानना था कि ली बिंगयून का एक प्रेमी हो सकता है, लेकिन दूसरा पक्ष कोई सुरक्षा गार्ड नहीं, बल्कि एक सुपर अमीर दूसरी पीढ़ी थी। हालांकि शेन यान को उम्मीद नहीं थी कि सुपर कार का मालिक हुआंग फेंग होगा, जो कुछ समय पहले एक सुरक्षा गार्ड था। शेन यान को हुआंग फेंग के बारे में भी पता था। आखिरकार हुआंग फेंग और ली बिंगयून के बीच पहले भी एक घोटाला हुआ था। इसके अलावा हुआंग फेंग ने ली बिंगयू के संगीत कार्यक्रम में मंच पर उनके साथ गाना भी गाया। इससे पता चलता है कि दोनों के बीच रिश्ते काफी अच्छे रहेंगे। हालांकि भले ही यह अच्छा हो, कोई भी यह नहीं सोच सकता कि दोनों प्रेमी होंगे। आखिरकार दोनों के बीच पहचान का अंतर बहुत बड़ा है। यहाँ तक कि शेन यान भी इस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन अब उसने देखा कि हुआंग फेंग कार का मालिक है। कहने का तात्पर्य यह है कि ली बिंगयून द्वारा पहले उजागर किए गए दो मामले वास्तव में एक ही आदमी है। मुझे लगता है कि ली बिंगयू ने कहा कि वो कॉन्सर्ट में जियांगजू आई थी क्योंकि वहां एक व्यक्ति है जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
फिर उसने हुआन फैंग को मंच पर एक साथ गाने के लिए आमंत्रित किया। तो ये समझ में आता है हुआन फैंग उसके मुंह में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। फिर हुआन फैंग के उसके साथ पहले के 2 मामले सच है। ये खबर वास्तव में गर्म है, पिछली बार से भी अधिक सनसनीखेज। इस बार यह वास्तव में भेजी जाने वाली है। ली बिंगयू के प्रशंसक इस बार चौंक जाएंगे। जैसे ही शेन यान बाहर चला गया, उसने मन ही मन सोचा, अब तक उसका उत्साह कम नहीं हुआ है। दूसरे शब्दों में हुआन फैंग की क्या पहचान है? वो पहले एक सुरक्षा गार्ड था और इतनी अच्छी कार खरीद सकता था। क्या सुरक्षा गार्ड को अब इतना वेतन दिया जाता है? शेन यान हुआन फैंग की पहचान के बारे में उत्सुक है। हालांकि ली बिंगयू एक सार्वजनिक हस्ती है, वो ली बिंगयू के बारे में बहुत कुछ जान सकता है, लेकिन हुआन फैंग नहीं है, इसलिए उन्हें हुआन फैंग के बारे में बहुत कम जानकारी है। वो केवल पिछले घोटाले के माध्यम से जानता है कि हुआन फैंग तियानजियाओ समूह का सुरक्षा गार्ड है। मुझे लगता है कि अगर हुआन फैंग की पहचान का पता चल जाता है तो यह एक बड़ी समाचार सनसनी होगी, यहाँ तक कि ली बिंगयू के साथ घोटाले से कम नहीं। शेन यान ने मन ही मन सोचा कि ली बिंगयू के मामलों में खटास आने के बाद उसने हुआन फैंग की पहचान की जांच करने का फैसला किया है। उस समय दोनों समाचार एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, जो निश्चित रूप से अधिक सनसनी पैदा करेगा। हुआन फैंग और ली बिंगयू स्पष्ट रूप से अभी तक नहीं जानते हैं। पिछली बार उन्हें बेनकाब करने वाले पपराजी को इस बार फिर से उपयोगी जानकारी मिली। इसके अलावा इस तस्वीर को वास्तव में एक पत्थर का हथौड़ा माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में, मैं अभी तक यांगचेन नहीं गया हूँ, इस बार मैं इसे अच्छी तरह देखूंगा, हुआन फैंग ने गाड़ी चलाते हुए सहचालक की सीट पर बैठे ली बिंगयू से कहा। मूल रूप से ली बिंगयू की सहायक का मतलब था कि वो और ली बिंगयू दोनों पीछे बैठे थे, लेकिन ली बिंगयू आगे बैठने के लिए दृढ़ थी और उसके पास अकेले पीछे रहने, हेडफोन लगाने और अंधे होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और परेशान, इस बार मैं मेजबान बनूंगा, मैंने निश्चित रूप से आपके साथ अच्छा समय बिताया है, ली बिंगयू ने मुस्कुराते हुए हुआन फैंग से कहा कि वह भी उसके साथ बाहर जाकर बहुत खुश है। ठीक है, इस बार मैं खुद को तुम्हें सौंप दूंगा, मुझे मत बेचो, हुआन फैंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा अच्छा, ली बिंगयू ने प्यार से सिर हिलाया। वो कैसे? तुम्हारी बहन कहाँ है? यांगचेन के सैन्य क्षेत्र में सादे कपड़ों में एक अधेड़ों उम्र के व्यक्ति ने भयंकर सांसों से भरे एक युवक से कहा। इस समय विमान पर चढ़ने का समय हो गया है, चिंता मत करो पिताजी, मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है, कोई इसे उठा लेगा, युवक ने कहा। निश्चिंत रहें। मैं कैसे निश्चिंत हो सकता हूँ? क्या आपने नहीं कहा कि आपने पिछली बार अपनी बहन के लिए 2 अंगरक्षकों की व्यवस्था की थी? इस बार आपकी बहन लगभग दुर्घटनाग्रस्त क्यों हो गई? उन 2 अंगरक्षकों को पता नहीं चला, मध्य ने कहा। बूढ़ा आदमी ठंडी खर्राटे ले रहा है, जाहिर है वो युवक से असंतुष्ट था। युवक ली हुआमिन, ली बिंगयू का बड़ा भाई है। जहां तक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की बात है, वो ली बिंगयू के पिता है। अब वो यांगचेन सैन्य क्षेत्र के नेता है और उनके पास बड़ी ताकत है। जब ली हुईमिन ने अपने पिता की बातें सुनी तो वो शर्मिंदा हो गए। दरअसल जिस व्यक्ति की उसने व्यवस्था की थी वो इस बार समय पर नहीं आया। हालांकि इसका दोष पूरी तरह से 2 लोगों पर नहीं डाला जा सकता। उनकी बहन के निजी कमरे में बातें होती थी और उनका पीछा करना आसान नहीं था। फिर जब उनकी बहन खतरे में थी तो पहला विचार उन दोनों अंगरक्षकों को खोजने का नहीं था, बल्कि कोई और था। ऐसे में दोनों बॉडीगार्ड पहली बार में नजर नहीं आ सकते। दरअसल दोनों अंगरक्षक भी बाद में सामने आए। हालांकि जब हुआन फैंग ने गेट को नष्ट कर दिया तो उन्हें एक समस्या का पता चला। हुआन फैंग को देखने के बाद ही वे बाहर की भीड़ में घुल मिल गए। वे नहीं आए, उनका हुआन फैंग से हाथ था। वे हुआन फैंग की क्षमता को जानते थे। यदि हुआन फैंग आए तो उन्हें उनकी आवश्यकता नहीं थी। जब मैं इस बार वापस आऊंगा तो मैं उन 2 लोगों को व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करने दूंगा। ली हुईमिन ने कहा कि वो अपनी बहन को लेकर भी बहुत चिंतित थे। कारण चाहे जो भी हो, दोनों अंगरक्षक पहली बार में दिखाई नहीं दिए। यह सही है, सेना में कोई भी आपको इतने सारे बहाने खोजने नहीं देगा। ठीक है, अगर यह एनएसए के लिए नहीं होता तो आपकी बहन खतरे में होती, ली बिंगयू के पिता ने कहा। अब कुछ लोग अधिक से अधिक अराजक हो गए हैं। अगर मैं यह नहीं देखना चाहता कि एनएसए के लोग इससे कैसे निपटते हैं तो मैंने टूटी हुई कंपनी को नष्ट कर दिया होता। अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट टी, अपडेट टी, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट टी, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट टी, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट टी, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट टी, अपडेट डब्ल्यू, 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 अपडेट। बॉक्स में 929 गुलाम, ऐसा मत करो पिताजी, मैं पहले से ही लोगों को अपने साथ ले गया हूँ। धमकाने वाले ने वास्तव में हमारे परिवार को धमकाया, वो नहीं जानता था कि क्या करना है, ली हुईमिन ने भी कहा। ठीक है, जब एने से व्यक्ति आएगा तो आप उससे संपर्क करके देख सकते हैं कि वो कैसा है। जियो ली को सुने, बिंगयून हाल ही में उसके करीब रहा है, उसे देखो, ली बिंगयून के पिता ने कहा। ठीक है पिताजी, मुझे पता है इन दिनों मेरे पास कोई काम नहीं है, इसलिए मैं इस आदमी से मिलने जाऊंगा और देखूंगा कि वो क्या कर सकता है। उसने मेरी बहन को मोहित कर लिया है, ली हुईमिन ने कहा। ली बिंगयू के सहायक की व्यवस्था ली बिंगयू के परिवार द्वारा की जाती है, इसलिए ली बिंगयू के कामों से निपटने में मदद करते समय वे ली बिंगयू के परिवार को ली बिंगयू के आसपास हुई कुछ चीजों के बारे में भी बताएंगे। आखिरकार ली बिंगयू के परिवार की नजर में ली बिंगयू एक छोटा बच्चा है, बहुत सरल और धोखा देने में आसान है, और उन्हें डर है कि कुछ लोग गलत इरादों के साथ ली बिंगयू के करीब आ जाएंगे, इसलिए उन्हें निगरानी में मदद करने की जरूरत है। मुझे डर है कि तुम्हारी बहन को धोखा दिया जाएगा। हालांकि उसने कई वर्षों तक काम किया है, फिर भी उसके पास बहुत कम अनुभव है और उसे धोखा देना आसान है, ली बिंगयू के पिता ने कहा। मुझे नहीं लगता कि हुआन फैंग झूठा है। आखिरकार वो राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो से संबंधित है और उसने कई बार बिंगयू को बचाया है। ली हुईमिन ने कहा कि हुआन फैंग के बारे में उनकी धारणा बहुत अच्छी है।
आखिरकार वो शुरुआत में राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो में शामिल होना चाहते थे, लेकिन सफल नहीं हुए। हुआन फेंग, जो वहां से हैं, स्वाभाविक रूप से उन्हें अच्छा महसूस कराएंगे। इसके अलावा हुआन फेंग ने कई बार अपनी बहन को बचाया, जिससे ली हुईमिन भी प्रभावित होंगे। हालांकि हुआन फेंग ने आपकी बहन से झूठ नहीं बोला होगा, फिर भी आपकी बहन अभी भी जवान और सरल है। हमारे लिए उन लोगों के बारे में जानना जरूरी है जिनके मन में उसके लिए अच्छी भावनाएं हैं, ली बिंगयून के पिता ने कहा। पिताजी, अगर मेरी बहन वास्तव में हुआन फेंग को पसंद करती तो आप क्या करते? ली हुईमिन से पूछा। भविष्य में यदि आपके पास कोई विचार है तो आपको तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक आप हुआन फेंग नामक इस विचार को समझ न लें, ली बिंगयून के पिता ने कहा। कुआ, ली हुईमिन को कहना चाहिए कि वो अपनी छोटी बहन पर किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते जिसे वो और उसके पिता नहीं जानते। हुआन फेंग को स्पष्ट रूप से नहीं पता था कि यांगचेंग पहुंचने से पहले कोई उनसे चर्चा करने के लिए उनका इंतजार कर रहा था। ली बिंगयू के पिता और भाई के अलावा ली बिंगयू कंपनी के लोग भी थे। ली बिंगयून कंपनी के सभी शेयरधारक निदेशक यान की दुर्घटना के बारे में जानते हैं। वे स्पष्ट रूप से यह स्वीकार नहीं करेंगे कि उन्होंने निर्देशक यान को ऐसा करने के लिए अधिकृत किया है। सभी ने सर्वसम्मति से इसकी जिम्मेदारी निर्देशक यान पर डाल दी। इसलिए निर्देशक यान दुखद है। अगर वो बाहर भी आता है तो उसका जीवन अच्छा नहीं हो सकता। हालांकि कंपनी के इन शेयरधारकों को अब पता है कि ली बिंगयू उनके साथ अनुबंध की समाप्ति पर चर्चा करने के लिए मुख्यालय आएंगे। कभी नहीं, इस तरह की चीज के लिए कोई मिसाल नहीं होनी चाहिए। निर्देशकों में से एक ने हाथ हिलाया। अन्यथा हमारे लिए भविष्य में कंपनी को अच्छी तरह से प्रबंधित करना आसान नहीं होगा। हाँ, अगर हमने इस बार ली बिंगयून को आसानी से जाने दिया तो अन्य कलाकारों की अपनी शैली होगी। हमारी कंपनी कैसे काम करना जारी रख सकती है? एक अन्य निदेशक ने भी कहा। ये ली बिंगयून वास्तव में एक सफेद आंखों वाला भेड़िया है जिसे पाला नहीं जा सकता। हमारी कंपनी ने उसके लिए इतना भुगतान किया है। अब वो लाल हो गई है और उसके पंख सख्त हो गए हैं, इसलिए वो कंपनी छोड़ना चाहती है। ये वास्तव में हमारे लिए एक बदमाशी है। उनके बगल में एक मोटा निर्देशक भी गुस्से में था, जैसे उसने उसकी सबसे महत्वपूर्ण चीजें छीन ली हो। वास्तव में ये निर्देशक सामान्य समय में असभ्य होने के आदी है। उनकी कंपनी मनोरंजन क्षेत्र में है और उनमें कुछ ऊर्जा है। उनके अधीन अभिनेता सामान्य समय में उनके खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं करते। अब एक दल बदल घटना है और वे अपनी कंपनी का सबसे बड़ा ब्रांड है। वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? ली बिंगयू अपनी कंपनी के सबसे प्रसिद्ध अभिनेता है और ऐसे अभिनेता भी हैं जो अपनी कंपनी के लिए सबसे अधिक पैसा कमाते हैं। ऐसे एक्टर के चले जाने से उनकी कंपनी पर काफी असर पड़ेगा, यहाँ तक कि अभद्रता से भी। इससे उनकी कंपनी के शेयर की कीमत गिर सकती है, जो इन शेयरधारकों से पैसे चुराने जैसा है। अगर वे चले जाएं तो इसे शांति से स्वीकार कर पाना अजीब है। कई शेयरधारक, हालांकि उन्हें आमतौर पर थोड़ी परेशानी होती है, ली बिंगयू को बनाए रखने पर एक अभूतपूर्व सहमति पर पहुंच गए हैं। उन्होंने पहले ही पता लगा लिया है कि चाहे कुछ भी हो, ली बिंगयून को कैसे रखना है। इस समय हुआन फेंग विमान पर चढ़े थे। हालांकि विमान पर चढ़ने से पहले हुआन फेंग को अपनी कार रिंग में डालने का मौका मिल गया। हालांकि वह नहीं जानता था कि यांगचेंग पहुंचने के बाद वो इसका उपयोग करेगा या नहीं। वो हमेशा पहले से तैयार रहता था। उन्हें कई बार यह अनुभव हुआ कि उनके पास कार नहीं है। पहले सो जाओ। विमान पर चढ़ने के बाद हुआन फेंग ने ली बिंगयू से कहा, शायद इसलिए कि उन्हें कल रात अच्छा आराम नहीं मिला। ली बिंगयू बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे। कुआ, ली बिंगयू ने भी मना नहीं किया। पिछली रात निर्देशक यान की दवा के कारण उसे अच्छा आराम नहीं मिला। अब उसके पास विमान पर कुछ समय है और वो बस आराम कर सकती है। ली बिंगयून ने सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और हुआन फेंग ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि सोने की बजाय वो स्टोरेज बॉक्स स्टोर में खरीदारी कर रहे थे। आज सुबह वो बस जल्दी में इधर उधर चला गया, लेकिन उसने इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा। इसके अलावा उन्होंने पाया कि स्टोरेज बॉक्स स्टोर में कई अच्छी चीजें हैं। अब इससे उसे भविष्य में मदद मिलेगी। यदि आपको किसी भी समय किसी चीज की आवश्यकता है तो आप उसे समय पर आदान प्रदान करना जारी रख सकते हैं। हुआन फेंग ने सबसे पहले जो चीज देखी वो वे दास थे जिन्हें वो खरीदने जा रहा था। हालांकि जब हुआन फेंग ने दास क्षेत्र में प्रवेश किया तो उन्होंने पाया कि उनकी अपेक्षा से अधिक दास थे। वहां सभी प्रकार के दास थे। वहां अनोखी शक्ल वाली कुछ दासियां हैं। इन सभी में असली महिला सितारों जैसी खूबसूरती है, लेकिन कीमत बहुत महंगी नहीं है। इन महिला दासों के अलावा शक्तिशाली पुरुष दास भी होते हैं। ये गुलाम बहुत सस्ते भी होते हैं। हालांकि उनके पास अपनी ताकत के अलावा कोई अन्य कौशल नहीं है। यदि उनका आदान प्रदान किया जा सकता है तो ये केवल कुछ साधारण शारीरिक कार्य ही कर सकता है। मूल रूप से हुआन फेंग अपनी आंखों को छिपाने के लिए कुछ दासों का आदान प्रदान करना चाहता था। हालांकि जब उसे पता चला कि यहाँ कई तरह के गुलाम हैं, तो उसने अपना इरादा बदल दिया। दुकान में विभिन्न प्रकार के अकुशल दासों के अलावा कई कुशल दास भी हैं। इन गुलामों की कीमत सिर्फ 2 तरह के गुलामों से कहीं ज्यादा है। अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट T, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट W, 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 अपडेट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 930 सोने का नाटक करना। कई प्रकार के गुलाम भी होते हैं जो बास्केटबॉल खेलने, गायन, नृत्य, जादू और लड़ाई में अच्छे होते हैं। अब हुआन फेंग अपनी आंखों को छिपाने के लिए प्रयोगशाला को गुलामों से भरना चाहता है, इसलिए वो और अधिक गुलाम ढूंढना चाहता है जो चिकित्सा में अच्छे हों। ऐसे गुलाम स्टोरेज बॉक्स के एक्सचेंज स्टोर में भी मौजूद होते हैं। क्रमांक 1267, सूक्ष्म जीव विज्ञान में समृद्ध सैद्धांतिक और नैदानिक अनुभव। संख्या 1378, पश्चिमी चिकित्सा में कई शोध हुए हैं और कई शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। नंबर 2234, पारंपरिक चीनी चिकित्सा में अच्छी तरह से शोध किया गया है और क्लोनिंग में इसकी अपनी उपलब्धियां हैं।
इस बार भंडारण बॉक्स के भंडार में दासों का कोई नाम नहीं था, लेकिन संख्या थी, और भंडारण बॉक्स ने उन्हें बहुत अधिक परिचय नहीं दिया, बस हुआंग फैंग के संदर्भ के लिए उनकी अच्छी दिशाओं को सूचीबद्ध किया। हालांकि स्टोरेज बॉक्स के बारे में हुआंग फैंग की समझ के आधार पर स्टोरेज बॉक्स को बहुत अच्छी तरह से शोधित कहा जा सकता है। यह अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा इन लोगों की कीमत भी कम नहीं है। पहले जिनके पास केवल उपस्थिति थी या केवल शारीरिक काम कर सकते थे, जब तक कि 150 तक उन लोगों के लिए जिनके पास अच्छा कौशल है, विशेष रूप से वे हुआंग फैंग को पसंद करते हैं। कीमत कम नहीं है, औसत ये सब लगभग 30 मिलियन है। ये कीमत हुआंग फैंग के लिए भी थोड़ी अधिक है। हालांकि उसने पहले खेल की दुनिया में बहुत पैसा कमाया था, लेकिन उसने सोचा कि वो बहुत कुछ कर सकता है। अब ऐसा लगता है कि वो इसका इस्तेमाल इन गुलामों की अदला बदली के लिए ही करेगा। हालांकि कीमत अधिक है, हुआंग फैंग ने फिर भी इसे बदलने का फैसला किया। आखिरकार दासों के आदान प्रदान के बाद वे न केवल उसकी आंखें छिपाने में मदद कर सकते हैं, बल्कि शोध करना भी जारी रख सकते हैं। उदाहरण के लिए सीवेज उपचार उपकरण का डेटा हुआंग फैंग के पास वर्तमान में उत्पादन के लिए केवल एक मॉडल है। यदि वो अन्य मॉडल विकसित करना चाहता है तो उसे अध्ययन जारी रखना आवश्यक है। जाहिर है उनकी फैक्ट्री में काम करने वालों के पास ये क्षमता नहीं है। आखिरकार वो जानकारी आधुनिक से कहीं अधिक है। इसका अध्ययन करने के लिए आधुनिक लोगों का उपयोग करना बहुत कठिन है। हालांकि यदि हुआंग फैंग के पास इस क्षमता वाले दास हैं, तो वह अध्ययन करना जारी रख सकता है और भंडारण बॉक्स से विनिमय करने के लिए पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि स्टोरेज बॉक्स में चीजें सस्ती नहीं है, जैसे कि वे फॉर्मूले, उत्पादन सामग्री आदि अधिक महंगे हैं। यही कारण है कि हुआंग फैंग ने पहले स्टोर में प्रवेश नहीं किया था। जैसे ही हुआंग फैंग एक एक करके सही दासों का चयन कर रहे थे, उन्हें अचानक महसूस हुआ कि उनके कंधे झुक रहे हैं। उसने आंखें खोली और एक और देखा। पता चला कि ली बिंगयून सो गया था और उसका सिर उसके कंधे पर झुका हुआ था। हुआंग फैंग ली बिंगयू की अभी भी बंद आंखों को देखता है और मुस्कुराता है। उसके बाद वो अपने शरीर को अज्ञात रखता है। वो परिचारिका से कंबल लेता है, खुद को और ली बिंगयून को ढकता है और फिर स्टोरेज बॉक्स स्टोर में प्रवेश करना जारी रखता है। ली बिंगयून की सीट के दूसरी ओर उसका सहायक बैठा है। सहायक ने इस समय ली बिंगयू और हुआंग फैंग की स्थिति भी देखी। हालांकि उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था इस समय, जब तक ली बिंगयू को जगाया नहीं गया। अन्यथा ली बिंगयू और हुआंग फैंग को अलग करने का कोई रास्ता नहीं था। ये सोचकर कि ली बिंगयू को कल रात अच्छा आराम नहीं मिला, ली बिंगयू के सहायक भी केवल एक आंख खोल सकते हैं और एक आंख बंद कर सकते हैं। ऊंचाई पर प्रवेश करने के बाद विमान सुचारू रूप से उड़ने लगा। हालांकि यह वायु प्रवाह के कारण हो सकता है। विमान कई बार हिला, जिससे लुओ ली बिंगयून जाग गए। बाद में उसने पाया कि उसका सिर हुआंग फैंग के कंधे और बांह पर था, जबकि हुआंग फैंग अपनी आंखें बंद करके सो रही थी। खुद को और हुआंग फैंग को देखकर ली बिंगयू शर्मा गए। वो काफी देर तक हुआंग फैंग को देखती रही, ये पुष्टि करने के बाद कि वो वास्तव में सो रहा था। उसने अपना हाथ कंबल के नीचे रखा, लेकिन चुपके से हुआंग फैंग के पास चली गई और फिर उसका हाथ छू लिया। हुआंग फैंग का हाथ मिलने के बाद ली बिंगयू तुरंत पीछे हट गए, जैसे कि उन्हें कोई ऐसी चीज मिली हो जो उनके हाथ में चुभ गई हो। हालांकि वो और हुआंग फैंग पहले एक दूसरे के संपर्क में नहीं थे, वे सभी उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास कोई अन्य विचार ही नहीं था। लेकिन इस बार यह वैसा नहीं है। ली बिंगयून ने पहल की और वह सचेत थी, इसलिए वो अभी भी थोड़ी शर्मीली थी। ये देखकर कि हुआंग फैंग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ली बिंगयून ने साहस जुटाया और हुआंग फैंग को छूना जारी रखा। बाद में वो फिर से उसके हाथ में आ गई। इस बार वो पीछे नहीं हटी, बल्कि धीरे से उसे पकड़ लिया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगी। इस तरह अगर हुआंग फैंग को पता चला कि वे अब कैसे थे, तो वो समझा सकता है कि वे अनजाने में सो रहे थे और ली बिंगयून सोने का नाटक करना चाहते थे। कौन जानता है, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वो बहुत नींद में थी, या क्योंकि हुआंग फैंग उसके आसपास था, उसे पर्याप्त सुरक्षा दे रहा था, इसलिए वो जल्द ही फिर से सो गई। लेकिन एक तरफ हुआंग फैंग को नींद नहीं आई। शुरू से आखिर तक उन्हें नींद नहीं आई। जब ली बिंगयून पहली बार उनसे मिले तो उन्हें पता था। हालांकि उस समय उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने सोचा कि ली बिंगयून लापरवाह था। हालांकि ली बिंगयू के तुरंत पीछे हटने के बाद उसने उसे ये समझाने के लिए फिर से हाथ बढ़ाया कि ली बिंगयू इस समय जाग रहा था और उसकी चाल बेहोश नहीं थी। इस समय उसे अपनी आंखें खोलने में और भी बुरा लग रहा था। उस स्थिति में दो लोगों को शर्मिंदा होना पड़ेगा। जब तक हुआंग फैंग ने ली बिंगयू की स्थिर सांसों को फिर से नहीं सुना, उसने फिर से आंखें खोली, ली बिंगयू की ओर देखा, जो फिर से उसके बगल में सो रहा था। उसकी आंखों के नीचे एक अजीब नजर आई। फिर उसने अपना काम करने के लिए फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। जहां तक कंबल के नीचे हाथ की बात है, उसने कोशिश की, लेकिन वो टूटा नहीं, इसलिए उसने इसे और नहीं उठाया। ली बिंगयून को बहुत आरामदायक नींद आई। वो तब तक नहीं उठी जब तक विमान उतरने वाला नहीं था। वो अवचेतन रूप से खिंचाव करना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि उसका हाथ और हुआंग फैंग का हाथ अभी भी एक साथ थे। ली बिंगयू ने तुरंत हुआंग फैंग पर ध्यानपूर्वक नजर डाली। ये देखकर कि उसने अपनी आंखें नहीं खोली, उसे राहत मिली। फिर उसने चुपके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। परिणाम स्वरूप उसने बस अपना हाथ पीछे खींच लिया और हुआंग फैंग जाग गया। क्या यह आ रहा है? हुआंग फैंग ने ली बिंगयून को स्पष्ट रूप से देखा और पूछा। कुआ। ली बिंगयून ने हुआंग फैंग को देखा और पाया कि उसके बारे में कुछ भी असामान्य नहीं था, इसलिए उसने अपना दिल नीचे रख दिया। विमान उतरने वाला है। ओह, क्या ये तेज है? हुआंग फैंग ने कहा। हालांकि अगर वो अपनी सुपर कार चलाते हैं तो यह शायद विमान से भी तेज होगी। बेशक तब उनकी स्पोर्ट्स कार का राज खुल जाएगा।
अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट T, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट W, 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 अपडेट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 931 उतरना। जब हुआंग फेंग और उनके 3 लोग विमान से उतरे तो उन्होंने देखा कि हवाई अड्डे की लॉबी में कोई इंतजार कर रहा था। ली बिंगयुन और उनके सहायक उस व्यक्ति से बहुत परिचित थे जिसने विमान उठाया था। पहले जब भी वापस आते थे तो ये लोग विमान लेने आते थे। हालांकि ये लोग कंपनी के लोग नहीं थे बल्कि ली बिंगयू के परिवार द्वारा व्यवस्थित लोग थे। क्योंकि आखिरकार ली बिंगयू एक बड़े स्टार है, वे हवाई अड्डे के रास्ते से बाहर जाते समय खासकर हुआंग फेंग को छिपाने में सावधानी बरतते हैं। उनका पहले भी ली बिंगयू के साथ अफेयर रह चुका है। अगर दोबारा उसकी फोटो खींची गई तो मामला बनेगा जो पिछली बार से भी ज्यादा गंभीर है। क्या आपके परिवार को पता है कि आप कंपनी से क्या खत्म करने जा रहे हैं? कार में हुआंग फेंग ने धीमी आवाज में ली बिंगयू से पूछा। स्पष्ट नहीं, ली बिंगयू ने एक शब्द कहा और फिर अपने सहायक की ओर देखा। वो जानती थी कि उसके सहायक का सामान्य कार्य न केवल उसे कुछ कामों में मदद करना है बल्कि उसकी अपनी कुछ बातें परिवार को बताना भी है। ली बिंगयू को इससे कोई आपत्ति नहीं है। वो जानती है कि यह उसके परिवार की अपने लिए चिंता के कारण है। वो शुरुआत में खुद को मनोरंजन क्षेत्र में प्रवेश देने की अपने परिवार की इच्छा के लिए आभारी थी, इसलिए उसने अन्य चीजों की परवाह नहीं की। मैंने तुम्हारे भाई को कल रात के बारे में बताया था। ली बिंगयू के सहायक ने भी ली बिंगयू का अर्थ नहीं छिपाया। ली बिंगयू ने सिर हिलाया और फिर कहा, अजीब बात है, मेरे भाई ने इस बार मुझे फोन क्यों नहीं किया? अतीत में जब उनके सहायक ने उनकी कहानी उनके परिवार को बताई तो उनके भाई हमेशा उन्हें फोन करके पूछते थे कि क्या उन्हें मदद की जरूरत है, लेकिन इस बार उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उसके भाई ने कुछ नहीं कहा। ली बिंगयू अभी भी थोड़ा अजीब था। ली बिंगयू इसके बारे में सोच रहे थे। उसका फोन बजा। उसने उसे बाहर निकाल कर देखा। ये वास्तव में उसका भाई था। नमस्कार भाई, ली बिंगयू चैनल से मिलते हैं। विमान से उतर गए। फोन पर ली हुईमिन की आवाज आई। कुआ, राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के हुआंग फेंग आपके साथ हैं, क्या ये ली हुईमिन से नहीं पूछा गया? ली बिंगयू हुआंग फेंग को देखता है जो उसके बगल में बैठा है और फिर कहता है, ठीक है, ठीक है, सबसे पहले आप उसे शांत कर सकते हैं। शाम को भाई उसका इलाज करेगा और उसे खाने पर आमंत्रित करेगा। धन्यवाद, ली हुईमिन ने कहा। ठीक है, मुझे उससे बात करने दो, ली बिंगयू ने कहा। ली बिंगयू ने फोन रखने के बाद हुआंग फेंग से कहा, मेरा भाई आपको शाम को खाने पर आमंत्रित करने जा रहा है और कह रहा है कि वो मुझे बचाने के लिए आपको धन्यवाद देता है। हुआंग फेंग ने सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद, लेकिन मैं आपके भाई के बारे में जानने को उत्सुक हूँ। आप दोनों में बहुत कुछ समानता होनी चाहिए। ली बिंगयू ने कहा कि उनकी राय में उनके भाई और हुआंग फेंग दोनों हीरो हैं, उनमें बहुत कुछ समानता है, इसलिए जब वे एक साथ होंगे तो उनमें बहुत कुछ समानता होगी। उसके बाद ली बिंगयू ने ड्राइवर से हुआंग फेंग को उसके द्वारा बुक किए गए होटल में भेजने के लिए कहा और फिर वो घर चली गई। पीछे जब ली बिंगयू घर लौटा तो उसने अपने भाई को घर पर पिस्तौल के साथ खेलते हुए पाया। कुआ, ली बिंगयू ने कहा, बड़े भाई, तुम्हें ये चीजें घर पर लाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो अगर माँ उन्हें देखेगी तो तुम्हें फिर से कहेगी। ली हुआमिन के भाई और बहन की मां ली हुआमिन के सेना में शामिल होने के विरोध में नहीं है। आखिरकार ली बिंगयू के पिता भी एक सैनिक है, उनके कई रिश्तेदार भी सैनिक हैं, वे एक सैन्य परिवार है। हालांकि ली हुईमिन की मां अधिक खतरनाक विशेष बलों में शामिल होने की इच्छुक नहीं है। आखिरकार उस जगह पर आम सैनिकों से कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। अरे माँ घर पर नहीं है, ली हुआमिन मुस्कुराए, लेकिन फिर भी बंदूक दूर रख दी। फिर उसने ली बिंगयू की ओर देखा और कहा, पिताजी बाहर गए हैं। पिताजी और मैं आपके बारे में जानते हैं, हम उस कंपनी को खत्म करने जा रहे थे, लेकिन बाद में पिताजी और मैं ये पता लगाने जा रहे थे कि हुआंग फेंग से कैसे निपटना है। जब वो खत्म, हम फिर से शुरू करेंगे। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, हुआंग फेंग और मैं इसे हल कर सकते हैं, ली बिंगयू ने कहा। बड़ी बात कुछ निश्चित हर्जाना चुकाना है। वैसे भी मैंने हाल के वर्षों में कुछ पैसा कमाया है और मुझे उस पैसे की परवाह नहीं है। क्या आपको लगता है कि यदि आप भुगतान करेंगे तो वे लोग आपको जाने देंगे? ली हुईमिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चलो इस बारे में बात न करें, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आपको इसके बारे में वैसे भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक आप जाना चाहते हैं कोई भी आपको रखने की हिम्मत नहीं करेगा। ली बिंगयू ने सिर हिलाया। वो ये भी जानती थी कि हालांकि उसने बाहरी लोगों के सामने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कभी नहीं बताया, लेकिन उसका परिवार अंधेरे में खुद को बचाता रहा है। अन्यथा अगर वो सामान्य समय में भी इस पर ध्यान देती तो भी वो इस नरभक्षी मनोरंजन मंडली में जीवित नहीं रह पाती। वैसे मैंने सुना है कि आप उस हुआंग फेंग के बहुत करीब हैं। आपका विचार क्या है? भाई से बात करें। ली हुईमिन ने अपनी बहन की ओर देखा और कहा कि उसके चेहरे पर सवाल करने का कोई खास मतलब नहीं था, यहाँ तक कि मुस्कुराहट भी नहीं थी। भाई, क्या सिस्टर ली ने फिर ऐसा कहा? ली बिंगयू असंतोष से बड़बड़ाया। इस बारे में चिंता न करें कि यह पहले किसने कहा, मैं सही हूँ, ली हुईमिन ने कहा। हुआंग फेंग और मैं दोस्त है, करीब आना सामान्य बात है, ली बिंगयू ने कहा। मैंने कुछ भी असामान्य नहीं कहा, ली हुईमिन ने कहा। समझाने के लिए इतने उत्सुक मत होइए, यहाँ केवल 2 भाई बहन हैं, कहने के लिए कुछ भी नहीं है। कहने के लिए कुछ नहीं बचा, ली बिंगयू ने कहा। हुआंग फेंग और मैं सिर्फ साधारण दोस्त हैं। क्या ये सचमुच एक साधारण मित्र है? ली हुईमिन ने कहा। कुआ, ली बिंगयू ने उत्तर दिया कि हालांकि उसके दिल में हुआंग फेंग के लिए अच्छी भावना थी, अब वे वास्तव में सिर्फ साधारण दोस्त हैं। उन्होंने हुआंग फेंग को अपने विचार नहीं बताए और हुआंग फेंग ने अपना प्यार नहीं दिखाया।
ठीक है, मैं शाम को तुम्हारे साधारण मित्र को अच्छी तरह देख लूंगा। जब ली हुईमिन ने सामान्य मित्रों के बारे में कुछ शब्द कहे तो उन्होंने भी अपना लहजा तेज कर दिया। ली हुईमिन के परिवार और सु युमो के परिवार के बीच कुछ मतभेद है। राजधानी के बड़े परिवार विवाह के माध्यम से अपने सहयोगियों को बढ़ाना और अपनी पारिवारिक ताकत को मजबूत करना पसंद करते हैं। हालांकि विवाह परिवार के हित में कोई भूमिका नहीं निभाता है, फिर भी वे इस रास्ते का उपयोग करना चुनते हैं। हालांकि सैन्य परिवारों में विवाह दुर्लभ है। ये लोग अधिक सीधे होते हैं। न तो ली हुआमिन और न ही उनके पिता ने कभी ली बिंग्यू से शादी करने के बारे में सोचा था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वे ली बिंग्यून को लापरवाही से शादी करने देंगे। कम से कम ली बिंग्यून की वस्तु की पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत खराब नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें चिंता है कि ली बिंग्यून का विवाहित जीवन दुखी होगा। अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट टी, अपडेट टी, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट टी, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट टी, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट टी, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट टी, अपडेट डब्ल्यू, 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 अपडेट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 932 हाथ मिलाना परीक्षण। इसलिए जब ली हुईमिन और उनके पिता को पता चला कि ली बिंग्यून एक आदमी के करीब थे तो उन्होंने पहली बार में विरोध नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने पहले ये देखना सीखा कि क्या उसकी क्षमता ली बिंग्यून को खुश कर सकती है। हालांकि ली बिंग्यू ने अपने और हुआंग फैंग के बीच संबंध को स्वीकार नहीं किया और ली हुईमिन के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई। उसने सोचा कि यह उसकी बहन की शर्म है। इसके अलावा अब उसकी बहनें एक दूसरे के थोड़ा ही करीब हैं और उनका कोई निश्चित रिश्ता नहीं है, इसलिए उसके लिए इसे स्वीकार न करना सामान्य बात है। आधे दिन की दोपहर में ली बिंग्यून ने घर पर थोड़ा आराम किया और शाम को अपने भाई के साथ हुआंग फैंग को रात के खाने के लिए आमंत्रित करने जा रहा था। हुआंग फैंग होटल में रुके थे और उनका काम अभी भी चैन के लिए स्टोरेज बॉक्स की दुकान में प्रवेश करना था। अब हुआंग फैंग का लक्ष्य निर्धारित हो गया था, इसलिए स्टोर में इधर उधर भटकने के बजाय वो जानबूझकर दास क्षेत्र में प्रत्येक दास को देखने और उनका परिचय देखने गया। कभी कभी दासों का परिचय केवल कुछ शब्दों में भिन्न होता है, लेकिन क्षमता बहुत भिन्न होती है और वो जिस दिशा में अच्छा है वो भी भिन्न होता है। क्योंकि हुआंग फैंग के पास अब सुपर बीज, पिछले सीवेज उपचार उपकरण और ऑटोमोबाइल उत्पादन सामग्री है, हुआंग फैंग उन दास वैज्ञानिकों का चयन करेंगे जो इन तीन पहलुओं में अच्छे हैं। इन वैज्ञानिकों की क्षमता पर कोई संदेह नहीं है। वहीं हुआंग फैंग भी अपनी वफादारी से संतुष्ट है, इसलिए अधिक कीमत पर भी वो रिसीव कनेक्ट करने में सक्षम है। हालांकि क्योंकि कीमत बहुत महंगी है, हुआंग फैंग अब बहुत सारे पैसे का आदान प्रदान नहीं कर सकता है। वो पहले लगभग 10 का आदान प्रदान करने की योजना बना रहा है। इस तरह वो अपने आगामी व्यवसाय विस्तार की तैयारी के लिए अपनी प्रयोगशाला का निर्माण करेगा। आधे दिन में हुआंग फैंग ने उन सभी दासों को चुनना समाप्त कर लिया जिन्हें वो चुनना चाहता था। हालांकि वो केवल दासों की संख्या याद रखता है और तुरंत उनका आदान प्रदान नहीं करता है। आखिरकार अगर वो अब आदान प्रदान करता है तो दास तुरंत उसके कमरे में दिखाई देंगे और फिर से जियांगजू जाएंगे। ये थोड़ी परेशानी वाली बात है, इसलिए हुआंग फैंग ने जियांगजू वापस जाने और फिर एक्सचेंज करने की योजना बनाई। शाम को हुआंग फैंग के कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। हुआंग फैंग ने इसे खोला और देखा कि यह ली बिंग्यून था। हालांकि ली बिंग्यून के बगल में भयंकर सांसों से भरा एक व्यक्ति था। वो आदमी ली बिंग्यू जैसा ही था। हुआंग फैंग ने अनुमान लगाया कि यह आदमी उसके मुंह में ली बिंग्यू का भाई हो सकता है। हुआंग फैंग, बाकी कैसा है? चलो डिनर पर चलते हैं, ली बिंग्यून ने मुस्कुराते हुए हुआंग फैंग से कहा। ठीक है, हुआंग फैंग ने उत्तर दिया। ओह, वैसे यह मेरा भाई ली हुईमिन है। ली बिंग्यून ने तुरंत अपने भाई और हुआंग फैंग का परिचय कराया। नमस्ते। हुआंग फैंग बाहर पहुंचता है। नमस्ते। ली हुईमिन ने भी अपना हाथ बढ़ाया। दो लोगों के हाथ एक साथ हैं। हुआंग फैंग का इरादा उन्हें वापस खींचने का था। हालांकि ऐसा लगता है कि ली हुईमिन इतनी जल्दी हाथ मिलाना खत्म नहीं करना चाहती थी, इसलिए हुआंग फैंग ने अपने हाथ बाहर नहीं निकाले जैसा वह चाहता था और उसे यह भी लगा कि दूसरा पक्ष धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रहा है। हुआंग फैंग का अवलोकन करते हुए ली हुईमिन लगातार अपनी ताकत लगा रहे हैं। जब उसने पहली बार हुआंग फैंग को देखा तो वह निराश हो गया। हालांकि हुआंग फैंग का स्वभाव अच्छा है और उन्हें लड़कियों को आकर्षित करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन उनमें ली हुईमिन को वो स्वभाव महसूस नहीं हुआ जो एक मजबूत आदमी में होना चाहिए। हुआंग फैंग एक सामान्य व्यक्ति की तरह है, इससे ली हुईमिन को हुआंग फैंग की पहचान के बारे में थोड़ा संदेह होता है, इसलिए वो हाथ मिलाते समय एक परीक्षण करना चाहते हैं। हालांकि ली हुईमिन की बढ़ती ताकत के बाद उन्होंने पाया कि हुआंग फैंग की अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बदली। वो अब भी चुपचाप मुस्कुराया, जैसे उसे कोई असामान्यता महसूस न हुई हो। ली हुईमिन धीरे धीरे और अधिक प्रतिस्पर्धी हो गई। टीम में उनकी ताकत भले ही सबसे बड़ी नहीं है, लेकिन छोटी भी बिल्कुल नहीं है। सामान्य लोग उसके परिश्रम को अपनी पूरी शक्ति से सहन नहीं कर पाते। अब हुआंग फैंग के लगातार हमले को देखकर वो अपना रंग नहीं बदल सकता। वो थोड़ा असंबद्ध भी है। हालांकि ली हुईमिन का असंतोष जल्द ही गायब हो गया, क्योंकि उन्होंने पाया कि हुआंग फैंग को उनके द्वारा लगातार हराया जा रहा था, लेकिन वो लगातार अपनी ताकत भी बढ़ा रहे थे। उसके हाथ में और भी तीव्र दर्द महसूस हो रहा था, मानो उसे सिरौता से जकड़ दिया गया हो। भाई हुआंग फैंग, आप क्या कर रहे हैं? ली बिंग्यून को अपने बगल के दो पुरुषों के बीच अंतर नहीं मिला। दो आदमियों को इतनी देर तक एक दूसरे का हाथ थामे देखकर उन्होंने न तो अपने हाथ ढीले किए और न ही कुछ बोला। वे उत्सुक थे। भाई, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है? ली बिंग्यून को पता चला कि उसके भाई का चेहरा और अधिक लाल होता जा रहा है और लाली की गति भी तेज और तेज होती जा रही है और उसके चेहरे पर नीली नसें देखी जा सकती हैं। इस समय हुआंग फैंग और ली हुआमिन ने एक ही समय में अपने हाथ छोड़े। हुआंग फैंग अभी भी वैसा ही दिखता है, लेकिन ली हुईमिन का चेहरा थोड़ा लाल है।
उसे बस यही लगा कि वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। यदि हुआन फैंग ने इसे जाने नहीं दिया तो उसे दया की भीख मांगनी होगी। हाँ हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के साथियों, ये प्रतिष्ठा के योग्य है। ली हुईमिन हंसते हुए कहते हैं कि उनके मन में भी हुआन फैंग के लिए कुछ अच्छी भावनाएं हैं। जाहिर है हुआन फैंग को लगा कि वो इसे सहन नहीं कर सकता, इसलिए उसने खुद को मूर्ख न बनाने के लिए खुद को रिहा करने की पहल की। आप भी बुरे नहीं हैं, हम यहाँ एक दूसरे के लिए हैं, हुआन फैंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा। चलो चले भाई हुआंग, और मेरे पास आज अच्छा समय है। ली हुआमिन ने अपना हाथ हुआंग फैंग के कंधे पर रखा और मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, आज मैं उस सज्जन के साथ जाने को तैयार हूँ, हुआंग फैंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा। ली बिंगयू दो पुरुषों को देखती है जिनके बीच अचानक अच्छे संबंध बन गए हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या हो रहा है। हालांकि वो इसे बहुत अच्छी तरह से नहीं समझती है, फिर भी वो बहुत खुश है। आखिरकार ये दोनों व्यक्ति ऐसे लोग हैं जो अपनी परवाह करते हैं। जब उनका रिश्ता अच्छा होता है तो वे खुश होते हैं। उसके बाद हुआंग फैंग और उनकी पार्टी सीधे होटल चली गई। केवल परीक्षण के बाद हुआंग फैंग और ली हुईमिन में परस्पर स्नेह की भावना थी। राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो एक अच्छी जगह है। मैं लंबे समय से वहां जाना चाहता था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। मैं वास्तव में भाई हुआंग से ईर्ष्या करता हूँ। तीनों द्वारा व्यंजन ऑर्डर करने के बाद ली हुईमिन ने कुछ भावुकता के साथ हुआन फैंग से कहा। उसने हुआन फैंग की चापलूसी नहीं की, वो वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो में शामिल होना चाहते थे। हालांकि ऐसे बहुत से लोग थे जो राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो विशेषकर सेना में शामिल होना चाहते थे, इसलिए आवश्यकताएं बहुत सख्त थी। हालांकि ली हुईमिन भी बहुत अच्छे थे, लेकिन आखिरकार उन्हें कोई अनुमोदन नहीं मिला। ईमानदार होने के लिए, यदि हुआन फैंग को बाई जियाओ द्वारा पेश नहीं किया गया था और उसी समय आंतरिक शक्ति थी, तो वो औपचारिक सदस्यों का उल्लेख नहीं करने के लिए बल्कि परिधीय सदस्यों में शामिल होने के लिए योग्य नहीं थे। अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट टी, अपडेट टी, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट टी, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट टी, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट टी, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट टी, अपडेट डब्ल्यू, 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 अपडेट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 933 आपको खेलने के लिए ले जाता है। वास्तव में यह एक संयोग था कि मैं राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो में शामिल हो गया। बाद में मुझे पता चला कि इसमें शामिल होना वास्तव में आसान नहीं था। मैं इसके लिए बहुत खुश था, हुआन फैंग ने भी कहा। हुआन फैंग ने जो कहा वह भी सच है। उन्होंने पृष्ठभूमि और योग्यता वाले बहुत से लोगों के बारे में बताया जो राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन उन्हें हटा दिया गया, जिससे पता चलता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो में प्रवेश करना कितना कठिन है। हुआन फैंग को भी ये बातें बाद में पता चली, इसलिए उन्हें बहुत खुशी हुई कि राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो की पहचान बीजिंग ने उनकी बहुत मदद की। आपकी ताकत मुझसे बेहतर है। जब आप राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो में प्रवेश करेंगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा। ली हुआमिन ने हुआन फैंग को शाबाशी दी और कहा कि हालांकि परीक्षण का समय कम था, लेकिन इससे ली हुआमिन को यह भी महसूस हुआ कि हुआन फैंग की ताकत निश्चित रूप से उनके अपने दम पर है, और अब वो ये भी सोचते हैं कि वो मजबूत सांस नहीं देख सकते हैं हुआन फैंग का। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी ताकत हुआन फैंग से बहुत दूर है, इसलिए वो इसे महसूस नहीं कर सकता है। ठीक है, चलो उस बारे में बात नहीं करते, ली हुईमिन ने कहा। आज हमारे परिवार की ओर से मैं मेरी बहन को कई बार बचाने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। वास्तव में हमें इस भोजन के लिए लंबे समय से पूछना चाहिए था। हालांकि आप इसकी खासियत भी जानते हैं मेरी जगह, इसलिए कोई समय नहीं है। इस बार आप यांगचेंग आए हैं और मेरे पास भी समय है, मैं अपने मन की बात बता सकता हूँ। धन्यवाद। बिंगयून और मैं दोस्त हैं। जब हम उसे खतरे में देखेंगे तो हम उसे नजरअंदाज नहीं करेंगे। हुआन फैंग दूसरी तरफ ली बिंगयून को देखता है और कहता है कि ली बिंगयून हुआन फैंग को देखकर मुस्कुराता है जब वो हुआन फैंग को खुद को देखता हुआ देखता है। जाहिर है हुआन फैंग की बातें उसे बहुत खुश करती हैं। हुआन फैंग खुद को बचाता है क्योंकि वो एक दोस्त है, सिर्फ किसी कार्य या उसकी पृष्ठभूमि के कारण नहीं। आपको परवाह नहीं है, लेकिन हम इसमें मदद नहीं कर सकते, ली हुईमिन ने कहा। इस समय वेटर ने सभी व्यंजन मेज पर रख दिए हैं। ली हुईमिन ने हुआन फैंग के लिए शराब डाली और फिर हुआन फैंग से कहा, चलो मैं तुम्हें एक टोस्ट देता हूँ। हुआन फैंग ने भी अपना गिलास उठाया, एक पल के लिए इशारा किया और फिर ली हुआमिन के साथ उसे पी लिया। पीना या खाना मत, ली बिंगयून ने एक तरफ कहा कि उन्हें डर था कि ये दोनों लोग संरक्षण देंगे और अंत में बहुत ज्यादा शराब पी लेंगे। ली हुईमिन और हुआन फैंग मुस्कुराए और ली बिंगयू की सलाह का पालन किया। एक ही समय में खाया और पिया। ली बिंगयून ने पहले जो कहा वो सच है। हुआन फैंग और ली हुईमिन के बीच कई सामान्य विषय हैं। वे दोनों विशेष विभागों से संबंधित हैं और उनमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आम लोगों से नहीं कही जा सकती। हालांकि एक दूसरे के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ली हुईमिन हुआंग फैंग और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के बारे में उत्सुक है। हुआंग फैंग को ली हुआमिन के विशेष बलों में भी दिलचस्पी है। चैटिंग के माध्यम से हुआंग फैंग को यह भी पता है कि ली हुईमिन और उनके सहयोगी कभी कभी कार्यों को पूरा करने के लिए विदेश जाते हैं। हालांकि हुआंग फैंग और उनके सहयोगियों के विपरीत ली हुआमिन और उनके सहयोगी आमतौर पर अपनी पहचान यानी अपने असली नाम के साथ विदेश जाते हैं और कुछ खतरनाक कार्यों को भी अंजाम देते हैं। लेकिन वे अलग हैं। वे सभी छद्म नाम से या विशेष साधनों से विदेश जाते हैं। वे राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के सदस्य के रूप में विदेश नहीं जा सकते। आखिरकार कई बार राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के सदस्य विदेशों में जासूस होते हैं, इसलिए यदि विदेश में उनकी कोई दुर्घटना होती है तो भी वे दूसरों को इसकी जानकारी नहीं दे सकते हैं। लेकिन हुआंग फैंग आमतौर पर विशेष कार्य करते हैं जो निष्पक्ष और ऊंचे स्तर के कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। दोनों ने प्रशिक्षण, कौशल और अन्य चीजों के बारे में भी बात की। जितना अधिक वे बात करते थे वे उतने ही अधिक खुश होते थे, उतना ही अधिक वे अटकलें लगाते थे। उन्होंने अनजाने में बहुत सारी शराब पी ली। हालांकि सेना में ली हुईमिन का समय कम नहीं था।
और शराब की मात्रा भी कम नहीं थी, जबकि हुआंग फैंग के पास आंतरिक शक्ति थी, इसलिए शराब की मात्रा भी बड़ी थी। इसलिए भले ही उन्होंने बहुत कुछ पी लिया हो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कई शराबी हैं, लेकिन ली बिंगयुन के पक्ष को बहुत आश्वस्त किया गया है। रात के खाने के बाद ली हुईमिन स्पष्ट रूप से अभी भी असमंजस में थे, इसलिए उन्होंने कहा, यह अभी भी जल्दी है, या मैं तुम्हें खेलने के लिए किसी अच्छी जगह पर ले जाऊंगा। बड़े भाई, ली बिंगयुन कुछ असंतोष के साथ रोए। चिंता मत करो बहन, यह कोई बुरी जगह नहीं है। मैं हुआंग फैंग को बंदूकों से खेलने के लिए ले जा रहा हूँ। ली हुईमिन ने जल्दी से कहा कि मेज पर बैठने की ठीक बात। उन्होंने हथियारों के बारे में बहुत सारी बातें की। हालांकि हुआंग फैंग ने हमेशा कहा था कि उनकी शूटिंग कौशल अच्छी नहीं थी, ली हुईमिन ने इस पर बहुत अधिक विश्वास नहीं किया। जैसा कि पहले उन्होंने सोचा था कि हुआंग फैंग बहुत आम था, लेकिन वास्तव में हुआंग फैंग बहुत छिपा हुआ था। ली हुईमिन के विचार में हुआंग फैंग एक ऐसा व्यक्ति था जो छिपने में अच्छा था। राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के सदस्य के रूप में हुआंग फैंग का शूटिंग कौशल उससे भी बदतर नहीं था। ओह, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ली बिंगयुन को ये कहते हुए शर्मा रही है कि हालांकि उनका भाई एक अच्छा इंसान है, कभी कभी वो नाइट क्लब जैसी जगह पर चला जाता है, इसलिए वो अभी चिंतित होगी। रेखा, ली हुईमिन ने कहा कि हुआंग फैंग को देखने के बाद वो स्पष्ट रूप से उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे कोई समस्या